हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सभी बोर्ड्स का एनसीईआरटी बिल्कुल आपको निःशुल्क में उपलब्ध कराता है। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है, सभी कुछ आपको मिलता है बिल्कुल निःशुल्क में, वो भी बेस्ट कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक जो होगा इस वीडियो का वो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का। मतलब कि जो चैप्टर अभी हमने कंप्लीट किया है, जो हम पढ़ चुके हैं, उसी चैप्टर का हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। तो किस चैप्टर करने वाले हैं? तो कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी, इसका हम रिवीजन देखने वाले हैं ताकि हम एक रिवीजन कर पाए। एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ इसके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात करते हैं। तो होता क्या है कि यहां पर हमने एक पालमपुर गांव की कहानी ली है। ये गांव जो है वो काल्पनिक गांव है, मतलब वास्तविकता में ऐसा कोई गांव विद्यमान ऐसा कोई गांव विद्यमान नहीं है जिस गांव के बारे में बात करें। हाँ, इसकी क्वालिटी, इस गांव की जो संरचना या इस गांव का जो स्वरूप है वो कई सारे गांवों से मिल सकता है। संभवतः नाम भी किसी गांव से मिल जाए, लेकिन ये किसी गांव को लेकर बनाई गई दिमाग की उपज है, दिमाग से तैयार किया गया ताकि क्या हो कि आप यहां पर उत्पादन के कुछ मूल विचारों से परिचित हो सकें, उत्पादन की कुछ बातों को आप जान सकें। पालमपुर में खेती जो है वो मुख्य क्रिया है, खासतौर पर यहां पर खेती करते हैं, उसके अलावा कई अन्य क्रियाएं भी होती हैं। मतलब आपको उत्पादन की दो क्रियाएं यहां पर मिल गई हैं। हम दो चीजों पर बात करेंगे। खेती के माध्यम से उत्पादन करते हैं तो कृषि उत्पादन पर भी बात होगी, और इसके अलावा हम गैर कृषि कार्य भी करते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो कृषि और गैर कृषि ये दोनों प्रकार की बातें यहां पर होने वाली हैं। जैसे आप उत्पादन में देखेंगे तो क्या होता है, हमारे यहाँ पर कुछ खेती तो होगी, इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा आप पाएंगे यहाँ पर कि लघु स्तरीय विनिर्माण है। मतलब जो स्मॉल स्केल्स के लेवल पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उन पर, डेयरी पर बात करेंगे। और इन सब चीजों को जोड़ने वाली एक अहम कड़ी होती है, इन सब चीजों को गति देने वाली एक अहम कड़ी होती है, जिसको हम परिवहन कहते हैं। तो परिवहन भी यहां पर थोड़ा सा होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्लियर बात? अब बात करेंगे कि उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। जब आप उत्पादन करते हैं तो कई प्रकार के अलग अलग संसाधनों की आपको आवश्यकता होती है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, जैसे मानव वस्तुएं, जैसे मानव के प्रयास और मुद्रा, इन सब की आपको आवश्यकता होगी। प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या हो गया? भूमि, जल, वायु, हवा भी चाहिए। ये सब क्या है? वर्षा, जल का मतलब वर्षा ही हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको प्राकृतिक संसाधन में होंगी। मानव निर्मित वस्तुएं से घर, मकान, खेत, ये मानव निर्मित हो जाएंगे। मशीनरी मानव निर्मित हो जाएगी। मानव का प्रयास, खेत को जोतना, खेत पर बीज डालना, कटाई करना, ये सब मानव के प्रयास है। और मुद्रा, इन सब चीजों में पैसा लगेगा। तो ये कुछ संसाधन है जिनकी हमको आवश्यकता यहां पर पड़ती है। पालमपुर की कहानी में हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधनों को एक साथ लाया जा रहा है, एक साथ जोड़ा जा रहा है। इच्छित संसाधन या इच्छित वस्तुएं, इच्छित सेवा का मतलब क्या होगा? जिसकी इच्छा है, जिस चीज की जरूरत है उसी की इच्छा होगी, तो उनका हम उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए विभिन्न संसाधनों को हम जोड़ने की बात करेंगे। अब हम परिचय पर बात करेंगे। अब देखेंगे पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई यहां पर कि यहां पर जो परिवहन है वो ठीक होगा, परिवहन ठीक होगा, परिवहन के माध्यम भी ठीक होंगे। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से जुड़ा हुआ है, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और उससे थोड़ी सा आगे आप देखेंगे कि एक कस्बा है जिसको आप शाहपुर कहते हैं, वो भी इसके आसपास होगा। ये सड़क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और सड़क कैसी है? 12 महीने चलने वाली सड़क होती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा, बग्गी से लेकर अन्य तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक है ना, ये सब कुछ चलते हैं। इनके माध्यम से सामान को और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, लाया जाता है। तो ये क्या होगा? इससे उत्पादन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ट्रैक्टर चला रहे हैं और उत्पादन की प्रक्रिया में, इसलिए तेजी आएगी कि आप जब उत्पादन ज्यादा करेंगे तो आप आसानी से शहर तक बेच पाएंगे, आपको पैसा मिलेगा, तो आप उस लालच में और काम करेंगे कि हमारा माल आसानी से बिक जाएगा। आपको किसी चीज की आवश्यकता है कि मान लीजिए कोई मशीन खराब हो गई, मोटरसाइकिल में किक मारी और तुरंत चले गए आप और लेकर चले आए। तो अगर सड़क नहीं होगी तो आप सोचेंगे यार कोई जाएगा तो उससे मंगवा, सड़क है, अपना वाहन लिए चले गए, बस चल रही उस पर बैठ गए चले गए, तो आसानी से आप कर पाएंगे। इन सब माध्यमों से क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने वाला है।
पालमपुर के गांव में आप देखें तो लगभग सभी जातियों के लोगों को आप मिला लें तो सब लगभग 450 परिवार आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से 80 परिवार आप देखेंगे ऊंची जातियों के परिवार होंगे, जो खासतौर से भूस्वामी है, जमीन के मालिक हैं। और ये ऊंची जाति के लोग पक्के मकान में और बड़े मकानों में रहते हैं। कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग बड़े मकान में, पक्के मकान में रहते हैं जो ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। इसके अलावा 1/3 लगभग की 150 परिवार ऐसे हैं, 1/3 ऐसे परिवार हैं जो दलित हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं। इनकी संख्या गांव की 1/3 लगभग 150 परिवार होंगे। वे गांव के एक छोटे से कोने में रहते हैं और जो घर हैं उनके वो कैसे हैं, छोटे हैं, घास फूस के बने हुए हैं, एक छोटे से कोने में रहते हैं, कच्चे घरों में इनका निवास होता है। सॉरी। अधिकांश के घरों में बिजली है, मतलब गांव में जो 450 परिवार हैं, इन 450 परिवारों में अधिकांश घरों में, मतलब मान लीजिए कि 400 परिवार में आपको बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। बिजली है तो इसका उपयोग हम खेती में भी करते हैं, मतलब कि हमने जो ट्यूबवेल लगाए हैं तो खेत पर सिंचाई नलकूप से होती है, नलकूप बिजली से चलते हैं, तो यहाँ पर ट्यूबवेल के माध्यम, नलकूप को अंग्रेजी में ट्यूबवेल कहते हैं, तो उसके माध्यम से करते हैं। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है, मतलब शिक्षा की भी ठीक ठाक व्यवस्था है। 450 परिवार के हिसाब से 2 छोटे स्कूल और एक बड़ा स्कूल है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी स्वास्थ्य औषधालय भी है जहां पर रोगियों का उपचार किया जाता है। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य पर, इन दोनों बातों पर पालमपुर ठीक ठीक ध्यान दे रहा है। अब बात करेंगे कि हम अपने इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करेंगे। तो टॉपिक होगा उत्पादन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। पालमपुर में खेती, फार्मिंग इन पालमपुर। भूमि स्थिर है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, है ना, कि उसकी सस्टेनेबिलिटी या होल्डिंग के ऊपर हम बात करेंगे। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, है ना, जो सरप्लस आ जाता है उसको कैसे बेचेंगे। अब बात करेंगे पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, जैसे डेयरी, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण, जैसे वहां के दुकानदार, वहां पर परिवहन, और लास्ट में एक सारांश आता है। सारांश जनरली हम कवर नहीं करेंगे इस वीडियो में। सारांश कवर ना करने का कारण क्या है कि हम वीडियो का रिवीजन ही कर रहे हैं, तो सारांश क्या करेंगे कवर करके, ये सारांश हमने अलग से कवर करवा के रखा है, वहां से देख सकते हैं। बाकी सारा कुछ हम कवर करेंगे। सारांश में समराइज है, चूंकि हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं तो इसकी आवश्यकता हमें होगी नहीं, तो इसको हम देखेंगे नहीं यहाँ पर। अब बात करेंगे उत्पादन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या कहलाता है। तो उत्पादन का संगठन मतलब आप बात कर, इस पे देखेंगे उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना जिनकी हमें आवश्यकता है। मान लीजिए कि हमें आवश्यकता पेंट की है और हमने बना दिया शर्ट, तो बिकेगा नहीं। हमें आवश्यकता रोटी की है और आपको बना दिए गए कुछ और चीज, तो बिकेंगे नहीं। मतलब उत्पादन उन चीज का किया जाएगा जिनकी लोगों को आवश्यकता होती है, जिनकी लोगों को जरूरत पड़ती है। उन चीजों की अगर आप उत्पादन करते हैं, उन वस्तुओं का आप उत्पादन करते हैं, तो वो बिकेंगी, वो चलेंगी और उनकी डिमांड भी रहेगी। तो उत्पादन आप ऐसी वस्तुओं का करेंगे जिनकी मांग है, जिनकी आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं जिन पर हमें गौर करना होगा, जिनको हमें समझना होगा। गौर करने वाली बातों में सबसे पहली बात आती है जिसमें आप देखेंगे भूमि। पहली आवश्यकता क्या हो गई, भूमि, या इसके साथ दूसरे अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल और वन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पहली आवश्यकता है। भूमि नहीं होगी तो आप कहां पर उत्पादन करेंगे, पानी नहीं होगा तो सिंचाई कैसे करेंगे, या आप कारखाना लगाया तब भी आपको भूमि और पानी की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता होती है श्रम की। जो भूमि आपको मिल गई उस पर काम कौन करेगा, श्रम का मतलब काम करने वाले लोग, तो काम कौन करेगा ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो काम कौन करेगा, तो काम करने वाले लोग, अर्थात जो लोग काम करते हैं वो, मतलब काम कौन करेगा, तो काम की बात की गई है यहाँ पर। उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है ना, कई सारे में, सब में नहीं लेकिन कुछ में आपको पढ़े लिखे, जैसे IT का काम करवाना है या कुछ ऐसे काम करवाना, वहां पर पढ़े लिखे हैं। लेकिन दूसरी क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे गड्ढा खोदना है, गेहूं चढ़ाना उतारना है, खेत पर काम करना, तो इसमें शारीरिक क्रिया होती है यहाँ पर। तो हम बात करें प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है, इस कारण से उसको श्रमिक कहते हैं। तीसरी आवश्यक बात जो है जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो है पूंजी, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर, है ना, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगतें अलग अलग, जैसे आपको मशीन की आवश्यकता है, आपको घर की आवश्यकता है, आपको कहीं पुल डालना है, कहीं मशीन और चाहिए है, ये सारे माध्यम क्या है, आपके भौतिक पूंजी के माध्यम कहलाते हैं, है ना। अब बात करेंगे भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, हमें ये समझ लेना चाहिए।
तो भौतिक पूंजी को आप दो प्रकार से बांटेंगे ना, भौतिक पूंजी को आप कैसे बांटेंगे, दो प्रकार से बांटेंगे। एक तरीका होगा जिसको आप कहेंगे स्थायी पूंजी, क्या कहेंगे, स्थायी पूंजी, और एक होगा जिसको कहेंगे आप कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी का मतलब जहां पर आपने पैसा लगाकर या कोई चीजों को खरीद लिया है, कुछ चीजें ऐसी बना दी जो लंबे समय तक आपके साथ रहेंगी। कार्यशील पूंजी मतलब जिनको आपने लगाया तुरंत काम हो गया और खत्म हो गया, जिसे आपने कोई भी चीज बना दी है और उसके बाद, तो ऐसी कार्यशील और स्थायी दो चीजें होंगी। तो यहां पर जो औजार, मशीन और भवन है, इनका आप कई वर्षों तक उपयोग कर पाते हैं, इस कारण से इनको क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी कहलाते हैं। और अगर हम दूसरे की बात करते हैं जैसे कच्चा माल और नगद मुद्रा, इसमें अगर आप सूत और मिट्टी और पैसे इन सब का उपयोग करते हैं, इनको कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उत्पादन की क्रिया के दौरान ही समाप्त हो जाते हैं। मान लीजिए मिट्टी से दीपक बनाना, आपने मिट्टी ली, अब मिट्टी आपके लिए क्या हो गई कि ये कच्चा माल है, अब जैसे ही आपने दीपक बनाया तो मिट्टी खत्म हो जाएगी, मिट्टी खत्म हो जाएगी तो खत्म हो गई, वो तो खत्म हो गई, मतलब क्या हो गई, उसको क्या कहेंगे, कार्यशील पूंजी उसको कहा जाएगा। चौथी और आखिरी आवश्यकता जो होती है जिस पर हमें गौर करना है, जिसको आप मानव पूंजी की बात कर रहे हैं ना, यहां पर हम भौतिक पूंजी की बात कर रहे थे ना, यहां पर हम किसकी, भौतिक पूंजी की बात कर रहे थे, और हम किसकी बात करेंगे, मानव पूंजी की बात करते हैं। मानव पूंजी क्या होती है, तो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को जो व्यक्ति एक साथ करने योग्य बनाता है, उसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसके लिए आपको उद्यम की आवश्यकता होती है। मतलब जहां पर भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगा दी, ये फैक्ट्री लगा दी, मान लो ये फैक्ट्री का दरवाजा है, तो ये फैक्ट्री कहां लगेगी, इसके लिए भूमि की आवश्यकता होगी। इस फैक्ट्री में काम कौन करेगा, तो श्रम की आवश्यकता होगी, और इन सब के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। तो मतलब पूंजी मतलब पैसा चाहिए, और इन सबको करता कौन है, तो इन सबको करने वाले व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं ना, उद्यमी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहलाता है वो। तो ये उद्यमी सारे काम करता है। तो मानव पूंजी आपको समझ में आ गई होगी कि कोई एक ऐसी जगह जहां पर कोई उद्यम लगाया गया है, जहां पर जमीन भी है, लोग काम भी करते हैं और उसमें पैसा भी लगाया गया है। उत्पादन के कारकों को हमने देखा हुआ था, आप जानते हैं तीन प्रमुख कारक हैं, भूमि, श्रम और पूंजी। इन्हें उत्पादन के प्रमुख कारक माना जाता है, ये प्रमुख कारक कहलाते हैं। प्रमुख कारक का मतलब क्या हो गया कि इनसे ही प्रेरणा लेकर या इनके आधार पर ही आप उत्पादन कर पाते हैं या उत्पादन हो पाता है, बिना इनके उत्पादन आपका हो नहीं पाएगा, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्लियर है बात। अब बात करेंगे पालमपुर में खेती के बारे में, मतलब फार्मिंग इन पालमपुर। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, भूमि स्थिर है कि जमीन आपकी बदलती नहीं है, फिक्स्ड है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, मतलब यहां पर आप खेती ही करते हैं और खेती करने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है, 75% है। खेती या खेती से जुड़े हुए लोगों की संख्या 75% है। इस पर दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, किसान मतलब जो कृषि करता है, और कृषि श्रमिक मतलब जो वहां पर मजदूरी करते हैं लेकिन इनके पास खुद की जमीन नहीं होती है। तो दो प्रकार के लोग होंगे जो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। इस कारण से हम क्या कहते हैं कि कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों की संख्या कितनी है, लगभग 75% होती है। किसान और कृषक फार्मर हो सकते हैं। एक कठिनाई आती है कि कृषि में प्रयुक्त भूमि जो है वो आप देखेंगे वस्तुतः स्थिर होती है, बदलती नहीं है। पालमपुर में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि के क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। अब भूमि के क्षेत्र का जो इलाका है, जो जुताई वाला इलाका, उसमें विस्तार क्यों नहीं हुआ, तो हम अभी बात करेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी आगे आएंगी चीजें कि भूमि का वितरण, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं विस्तार हो पाता है। भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर होती है, लेकिन गांव में लोकल लेवल पर बीमा भी चलता है, बीघा भी चलता है और गुंठा भी चलता है। ये क्षेत्रीय इकाइयां होती हैं, अलग अलग जगह इनको अलग अलग नाम देकर रखते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए अगर बात करें तो आपको लगभग 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 100 स्क्वायर मीटर का, 100 मीटर का आपको एक वर्ग बनाना पड़ेगा, मतलब 100 मीटर ऐसे 100 मीटर ऐसे, तो लगभग कितना हो जाएगा, 10,000 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल होता है 1 हेक्टेयर के अंतर्गत। हेक्टेयर आप तुलना कर सकते हैं कि आपके जो मैदान होंगे खेलने के, उनके मैदान से आप उसकी तुलना कर सकते हैं कि उसके आसपास ये होगा। अब जमीन तो स्थिर हो गई, तो क्या उस जमीन से हम अधिक पैदावार ले सकते हैं और ज्यादा पैदा कर सकते हैं, बात ये आती है। तो क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका होगा। पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं उनको देखकर लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का होगा। और जैसे ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्यों लग रहा है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती होती है, कोई भूमि बेकार नहीं है।
मतलब सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होगी, इसी कारण तो हो पा रहा है। तो सिंचाई की व्यवस्था आपको यूपी के इस वाले इलाके में भी लगेगी, तो इसी कारण से हमें ये लगा इस तरफ होगा। बरसात के मौसम में अर्थात खरीफ की ऋतु में लोग किसान यहाँ पर ज्वार बाजरा उगाते हैं। खास तौर से इस ज्वार बाजरे का उपयोग पशुओं को चारे के रूप में करते हैं, ताकि उनका दुग्ध का काम भी चलता रहे, दूध का काम भी चलता रहे। रबी में गेहूं भी उगाते हैं और इसके अतिरिक्त एक नई फसल उन्होंने पकड़ ली है जिसको आप आलू कहते हैं। तो अक्टूबर और दिसंबर के बीच इस आलू की खेती भी कर लेते हैं, इससे उनकी अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेचते हैं। इस शेष गेहूं को अधिशेष कहा जाता है, यह अधिशेष कहलाता है, इसको ही आप अधिशेष कहते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, एक इलाके में गन्ने की खेती भी करते हैं। तो गन्ना जो है वो बड़ी फसल, मतलब आप देखेंगे साल भर का समय लेता है गन्ना, 1 साल का समय उसको लग जाता है, और अपने कच्चे रूप में भी बिकता है और गुड़ के रूप में भी बिकता है। गुड़ आप जानते हैं जिसको मिठाइयों का राजा भी कहते हैं। तो गुड़ तैयार करते हैं, इस गन्ने से शक्कर भी बनती है। तो कई सारे लोग गन्ने को शुगर फैक्ट्री में बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कच्चे रूप में या गुड़ वाले के पास इसको बेचा जा रहा है, शाहपुर के व्यापारियों को इसको बेच दिया जाता है। तो ये गन्ने का खेत आप देख पा रहे हैं। तो गन्ने का उत्पादन कुछ इस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है कि भाई गन्ना हम पैदा करते हैं, नगद की फसल हो गई कि इसको उठाकर फिर हम कहाँ बेच दे रहे हैं, व्यापारी को, या तो गन्ना बेच दिया या गुड़ बनाकर बेच दिया। तो ऐसे काम यहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं। क्लियर बात यहां तक की? तो देखिए पालमपुर में जो किसान है वो क्या कर रहे हैं, लगभग 3 अलग अलग फसलें पैदा करते हैं, 3 फसलें उगा रहे हैं। अब 3 फसलों का मतलब क्या हो गया, तो आपको बता देता हूं कि 3 फसलें क्या हो जाएंगी इनको। देखो 3 फसलें क्या होंगी, तो यहां पर हम बात करें कि सबसे अगर फसल की बात की जाए तो 3 प्रकार की फसलें हैं, जिसको आप कहते हैं रबी, जायद और खरीफ। खरीफ का मतलब होता है कि मॉनसून के साथ उगाई जाने वाली फसलें। ये हो गया ठंडी वाली फसलें, और ये हो गया गर्मी के अंदर पैदा की जाने वाली फसलें। खरीफ के अंदर आप देखेंगे कि जून जुलाई के अंदर हमारी बुवाई हो जाएगी, फिर कटाई कर लेंगे, खास तौर से चावल, सोयाबीन, इस प्रकार की फसलें लगाते हैं। रबी के अंदर आप देखेंगे गेहूं, चना, मटर, ये सब लगाते हैं। दिवाली के आसपास बुवाई होती है, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास कटाई होती है। गर्मियों का जो समय बचता है अप्रैल, मई, जून का, इस बीच में कुछ फसलें लगाई जाती हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां, उनको जायद की फसलें कहते हैं। तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं। तो वही पालमपुर किसान 3 अलग अलग फसलें उगाते हैं। अब क्यों उगाने लगे हैं, तो हर एक फसल की जान होती है सिंचाई। अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी आपके पास तो आप कुछ भी पैदा नहीं कर पाएंगे। तो सिंचाई को अगर आप देखें तो पहले सिंचाई रहट के माध्यम से होती थी। रहट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये से डिब्बे डिब्बे लगा होता है, नीचे से पानी लेकर आता है, से गिराते जाता है, एक आदमी बैल से उसको घुमाता है तो ये पानी आते रहता है। अब क्या हो गई है, अब बिजली आ गई है, तो बिजली के माध्यम से सिंचाई हो गई है। तो ज्यादा पानी मिल जाता है, कम समय मिल जाता है, तो आप ज्यादा खेत कवर कर सकते हैं, बहुत सारा इलाका कवर कर सकते हैं, ज्यादा गहराई से भी पानी आप निकाल सकते हैं। तो ये बिजली द्वारा ऐसा हो जाता है। तो अब सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हो गई, तो इस कारण से क्या हो गया, इस कारण से भी फसलों का जो उपज है या फसलों के जो चक्र है वो बढ़ गए हैं, या अलग अलग फसल, या हम जो ज्यादा लेने लगे हैं, फसल ज्यादा पैदा करने लगे हैं। पहले एक फसल करते साल भर में, अब हम क्या करने लगे हैं, 2-3 बार फसल लेने लगे हैं। तो सिंचाई के लिए खास तौर से नलकूप का उपयोग करते हैं। सरकार के द्वारा भी इस पर कई तरीके की स्कीम चलाई जाती है। 1970 के दशक में के मध्य तक 200 हेक्टेयर पर सिंचाई होने लगी है। इतना एरिया सिंचाई का और बढ़ गया, जिस पर हम सिंचाई करके आगे बढ़ने लगे। भारत में सभी गांवों में उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। मतलब आप ये मानकर नहीं चलेंगे कि हर एक गांव में वैसी व्यवस्था है जैसी पालमपुर में, हर एक गांव में नहीं है वैसी। ये व्यवस्था कहां पर है कि नदी मैदानों में जो गांव है, उसके अलावा तटीय क्षेत्र जो है वहां पर सिंचाई है। क्योंकि वाटर लेवल उनका अच्छा होता है तो वो लोग सिंचाई कर ले जाते हैं। इसके अलावा दिक्कत क्या आती है, पठारी क्षेत्र जो होते हैं, जैसे दक्षिण का पठार हो गया है ना, तो ये पठारी एरिया या प्लेट्यूज एरिया वाले में बहुत समस्या आ जाती है। देश का आप कुल कृषि में से देखते हैं तो सिर्फ 40% से ही कम क्षेत्र सिंचित है, बाकी सारा असिंचित है। अब सिंचित असिंचित का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, तो सिंचित असिंचित का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो यहां सिंचित का मतलब क्या हो गया कि वहां पर आपके पास कोई सिंचाई का साधन है, कुआं है, ट्यूबवेल है, तो वो क्या हो जाएगा, उस इलाके को आप कह देंगे, उस इलाके को आप क्या कह देंगे, उसको कहा जाएगा सिंचित।
असंचित का मतलब क्या हो जाएगा? तो असंचित का मतलब है कि ये प्रकृति द्वारा ही संचित होता है, मतलब वर्षा पर निर्भर है वो खेत, इस कारण से इसको क्या कहते हैं? असंचित कहा जाता है। तो अभी भी असंचित एरिया हमारे यहां पर बड़ा है, जबकि संचित एरिया आज भी छोटा आपको देखने को मिलेगा। फसल की पैदावार बढ़ाने में बहुविधि फसल प्रणाली भी बड़ी कारगर हुई है। बहुविधि का मतलब क्या है? एक वर्ष में भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने ना, इस विधि को हम कहते हैं बहुविधि फसल प्रणाली। उपज बढ़ाने के सबसे सामान्य तरीकों में से है, सबसे सामान्य प्रणाली में से है कि भाई अभी तक आप एक खेत पर एक फसल लेते थे और आराम करते थे, अब 2 और 3 लेने लगे तो उपज तो बढ़ ही गई है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं, एक तो रबी की करते हैं और एक खरीफ की करते हैं। इससे उनका उत्पादन बढ़ जाता है और उन्हें फायदा भी हो जाता है। किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा करने लगे हैं। इनसे उनको मोटी कमाई हो जाती है, मोटी ना कहें लेकिन एक अतिरिक्त कमाई तो हो जाती है। ये गेहूं है, ये बाजरा है, ये गन्ना है, ये आलू है, ये अलग अलग फसलें हैं। गेहूं को हम कहते हैं रबी की फसल है, बाजरे को हम कहते हैं कि ये खरीफ की फसल है, गन्ने को हम कहते हैं कि 1 वर्ष की फसल है, और आलू को कहते हैं कि आप देख पा रहे होंगे आलू कब उगाने लगे हैं कि भाई कई सारे किसान आलू पैदा करते हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ये एक अतिरिक्त पैदावार के लिए। तो ये क्या होगा? एक तीसरी फसल हो जाती है। तो ये बहुविधि फसल प्रणाली आपकी ऐसी कहलाती है। अब आप कुछ जुताई क्षेत्र देखना, 1950-51 में 129 मिलियन हेक्टेयर जुतता था, जो 90-91 में 157 हुआ। अब दिखता कि अब आप देखेंगे कांस्टेंट चलेगा, है ना। 156 हुआ, 156 रहा 2011 के आसपास, 2011-12 में 156, 12-13 में 157, 13-14 में 156, 14-15 में 155। तो ये सब लगभग क्या है, जुताई के क्षेत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जहां का तहां है। अब कुछ फसलों के नाम आप लिख लेंगे, मैंने वीडियो पर पिछले वाले वीडियो पर करवाया हुआ है। आपको यहाँ पर कुछ फसलों के नाम लिखने हैं। वो फसलें कब बोई जाती हैं वो आप लिखेंगे, उन फसलों को किस महीने में काटते हैं वो आप लिखेंगे, और सिंचाई का साधन क्या होगा वो आपको लिखना है। कुछ फसलों के मैं उदाहरण के तौर पर 2 मैं करवा देता हूं, 2 आप कर देंगे। जैसे मैं एक लिख देता हूं गेहूं और दूसरी लिख देता हूं मैं क्या, चावल। गेहूं को बोदेंगे कब, अक्टूबर के आसपास इसकी बुवाई हो जाएगी। चावल को बोदेंगे कब, जुलाई के आसपास इसकी बुवाई हो जाएगी। किस महीने में काटेंगे, तो गेहूं को काट लेंगे सर मार्च और अप्रैल के अंदर। कब काट लेंगे, मार्च और अप्रैल के अंदर। चावल को काट लेंगे अक्टूबर से नवंबर के बीच में। सिंचाई के साधन क्या है, तो गेहूं के लिए नलकूप, नहर, तालाब, ये सब हो सकते हैं, और चावल के लिए वर्षा। अब बाकी के 2 नाम आप लिखेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, एक वीडियो में बता चुका हूं। अभी तो आप 2 और लिखेंगे कम से कम, और कम आप लिखे ना तो कम से कम इनके नाम तो कमेंट कर ही देंगे। 2 और फसलें इसके अलावा क्या होंगी। अब उपज बढ़ाने के तरीकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि बहुविधि फसल प्रणाली और हमने आधुनिक कृषि की विधियां देखी हैं, इनके माध्यम से हम उपज बढ़ा रहे हैं। उपज होती क्या है, तो उपज को आप कहेंगे किसी भूमि के टुकड़े पर एक ही मौसम में पैदा की गई फसल को आप उपज कहते हैं ना। एक ही मौसम में पैदा करेंगे तो क्या कहलाएगी, उसको उपज कहा जाएगा। 1960 के दशक का प्रारंभिक समय अगर आप देखते हैं तो भारत में कृषि की स्थिति ये थी कि यहाँ पर पारंपरिक बीजों का उपयोग हो रहा था, मतलब कोई भी नई चीज का उपयोग नहीं कर रहे थे। ये बीज कम पैदावार देते हैं, अपेक्षाकृत इनकी उपज जो है वो कम होती है, और इनको कम सिंचाई की आवश्यकता भी होती है। उर्वरक के लिए भी कोई खास जरूरत नहीं है। आप खाद के रूप में क्या करें, गोबर और दूसरी प्राकृतिक खाद को डाल देंगे, आपका काम चल जाएगा। किसान गोबर का खाद यूज क्यों कर रहा था, इस कारण से कर रहा था कि उसको खरीदना नहीं पड़ता था, ये उसके पास उपलब्ध होता था, इस कारण से वो गोबर के खाद का उपयोग कर रहा था। तभी 1960 के अंत के दशक में, मतलब 1960 का जो दशक है उसके अंत में हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट आता है। हरित क्रांति का मतलब क्या है, अधिक पैदावार करवाना, उत्पादन को बढ़ा देना, खासतौर से चावल और गेहूं पर ज्यादा कारगर होती है। इसमें अधिक उपज देने वाले HYV बीजों का उपयोग किया गया, हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का उपयोग किया गया, ताकि पैदावार को और बढ़ाया जा सके। और हरित क्रांति आने से मशीनरी बढ़ गई, मतलब ट्रैक्टर वगैरह खरीदने लगे, हम हाई यील्ड की बीज लेने लगे, हम खाद डालने लगे रासायनिक, हम कीटनाशक डालने लगे, हम बांधों का उपयोग करने लगे, हम बिजली का उपयोग करने लगे, हम नहरों का उपयोग करने लगे, पंप सेट का उपयोग करने लगे, और पंप सेट में डीजल भी लगने लगा। ये सब चीजें आ गई तो इन सबसे आपको एक चीज समझ में आई है कि आधुनिक कृषि थोड़ी सी महंगी हो गई है, लागत अब ज्यादा आएगी, आसानी से काम आपका यहां पर चल नहीं पाएगा। मतलब जमीन के उसी टुकड़े से पहले के अपेक्षा हम कहीं अधिक मात्रा में अनाज पैदा करने लगे हैं, मतलब हमारी उपज बढ़ गई है।
अधिक उपज क्या कहेंगे, तो केवल अति अधिक उपज जो है वो केवल आपके अधिक उपज देने वाले या अति उपज करने वाले बीजों से नहीं हुई है। इसमें सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का भी बहुत अच्छा उपयोग है। आप देखेंगे भाई जो बीज होते हैं, बीज तो हमने मान लिया कि अच्छी चीज है, लेकिन बीज को प्रॉपर पानी ना मिले, प्रॉपर खाद ना मिले, प्रॉपर नमी ना मिले, उसमें कीड़े लग गए तो उनको खत्म ना किया जाए तो पैदावार आप नहीं कर पाएंगे। हरित क्रांति का जो प्रभाव आप देखते हैं वो प्रभाव मिलेगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ के किसानों के आधुनिक तरीकों का प्रयोग सबसे पहले किया, मतलब हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ आती है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आती है। वहां के किसान इसका सर्वाधिक उपयोग करते हैं और गेहूं और चावल की फसल का अत्यधिक पैदावार करते हैं। सिंचाई के लिए नलकूप, HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इन सब का किसानों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। नलकूप का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर बिजली के माध्यम से या पंप के माध्यम से आपका पानी लग गया, तो आप क्या कर पाएंगे, आप सिंचाई पहले की मात्रा में जल्दी होगी। सिंचाई क्या होगी, जल्दी होगी और ज्यादा मात्रा में होगी। क्या होगी, जल्दी और ज्यादा होगी। तो इससे क्या होगा, सिंचाई जल्दी और ज्यादा करेंगे तो इससे आप देख पा रहे हैं कि आप आसानी से दूसरी फसलें पैदा कर पाएंगे। HYV बीज, जिनको आप संकर बीज भी कहते हैं, संकर बीज मतलब अधिक पैदा करने वाली फसल। मान लीजिए कि आप परंपरागत बीज लगाते हैं, तो मैंने गेहूं की बाली एक बना ली है, इस प्रकार की गेहूं की बाली है। ये परंपरागत बीज के गेहूं की बाली है, मतलब आप देख पा रहे हैं कि एक बीज से लगभग 10 बीज आपको तैयार हो पा रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर आपने संकर बीज लगा दिया है तो संकर बीज में आप देख पा रहे हैं कि ये क्या करेगा, कई सारे दाने यहां पर पैदा हो जाएंगे, कई सारे दाने पैदा हो जाएंगे। मतलब यहां पर एक बीज से आपको 20 दाने से लेकर 50 दाने तक आसानी से पैदा हो जाएंगे। तो क्या हो गया, ये उत्पादन बढ़ रहा है। तो बीज का महत्व आपको यहां से समझना होगा। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक क्या करता है, जैसे ही आप खेत में डालते हैं तो सिंचाई के पानी के साथ घुलकर सीधे पौधों को मिल जाता है, उनकी वृद्धि हो जाती है। कीटनाशक, पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खत्म करने के लिए इन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। जुताई और कटाई के काम को तेज करने के लिए ट्रैक्टर और दूसरी मशीनें खरीदी गई। जैसे आप ट्रैक्टर को देख पा रहे हैं तो ये जुताई का काम तेजी से करता है, अगर हम ये बैल से करवाते तो बहुत समय लग जाता। कटाई के काम के लिए हमने हार्वेस्टर, रीपर है ना, रीपर बाइंडर, इन सब का उपयोग कर लिया ताकि हम कटाई का काम तेज कर पाए। मजदूरों से उतनी स्पीड नहीं बन पाती, इतनी मशीन से बन जाती है। इससे क्या हुआ, इससे गेहूं में ज्यादा पैदावार हुई, अधिक पैदावार होती है। उदाहरण के तौर पर आप पालमपुर में देखेंगे परंपरागत बीजों से 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा करते थे। अब HYV बीजों के माध्यम से हम कितना करते हैं, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा करते हैं। तो आप देख सकते हैं 13-39 लगभग तिगने के आसपास पहुंच रहा है, 2 गुणों से ज्यादा के आसपास उत्पादन हो गया है। इनसे लाभ क्या होगा, तो गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि होगी तो किसान के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में गेहूं होगा, जिसको आप अधिशेष कहेंगे। तो इससे अधिक मात्रा में आपको मतलब कि किसान को फायदा भी होगा। तो ये इससे प्रमुख फायदे होने वाले थे, इन फायदों का उपयोग है ये। अब बात करें बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में अंतर क्या है, तो आपको कुछ सोच के लिखना है इनके बारे में। हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ टनों की इकाइयों में दिखाया गया है, इसके ऊपर हमको चर्चा करनी है। तो हमें एक आरेख बनाना है कि फसल समान रूप से कैसी सिद्ध हुई है। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसान को आवश्यक पूंजी क्या है, वो उसके बारे में बात करनी है। पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसान को अधिक नगद की जरूरत पड़ती है, अधिक पैसे की जरूरत पड़ती है। वो क्यों पड़ती है उस पर हमें बात करनी है। टेबल में देख पा रहे हैं, एक तरफ दाल का उत्पादन दिया गया है, एक तरफ गेहूं का उत्पादन दिया गया है और सामने वर्ष दिए गए हैं। पहली बार जो हमने वर्ष उठाया 1965-66 में, आप देखेंगे दाल का उत्पादन 10 क्विंटल है और गेहूं का भी 10 क्विंटल है, ये बराबर है लगभग। 1971 में के आसपास आप देखें दाल का उत्पादन 12 हो गया और गेहूं का 24 हो गया, लगभग मल्टीप्लाइड बाई दुगना। 1980-81 में आप देखें दालों का उत्पादन 11 है और आप यहां पर 36 देख पा रहे हैं, लगभग तिगना 11 से 33। 1990-91 में दाल का उत्पादन आप देख पा रहे हैं कि 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास होगा, मतलब जो आप देख पा रहे हैं टोटल करोड़ टन में। और यहां पर आप 55 तो 14 दूनी 28, 14 3 12, 14 चौको 56, लगभग 4 गुना। 2001 से 2001 के आसपास देखेंगे दालों का उत्पादन 11 क्विंटल है और गेहूं का उत्पादन 70, मतलब लगभग 7 गुने के आसपास है। 2010-11 में आप देखेंगे 18 क्विंटल दाल होती है और 87 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो जाता है, अगर हम फिगर की बात करें।
तो ये लगभग 5 गुना के आसपास आप इसको देख पा रहे हैं। तो ये आप समझ रहे हैं कि हरित क्रांति से गेहूं में किस तरीके से परिवर्तन आ गया। जब तक हरित क्रांति नहीं थी दाल और गेहूं बराबर थे, और जैसी हरित क्रांति आई तो आप उत्पादन देख सकते हैं आराम से 5 गुना 10 गुना तक पहुंच रहा है। 12-13 में 18 और ये 94, तो ये लगभग 5 गुना। 13-14 में 19 और फिर 96। अब दाल में थोड़ा सा उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो आप ये लास्ट तक फिगर देख पाएंगे। 2014-15 में 17 है तो गेहूं का उत्पादन 87 है। 15-16 में भी दाल का उत्पादन 17 है तो गेहूं का उत्पादन 94 है। 16-17 में 23 है तो गेहूं का उत्पादन 99 है। और 17-18 में 23-24 है तो गेहूं का उत्पादन 97 है। मतलब क्या हुआ कि हरित क्रांति ने बहुत ज्यादा असर डाला है गेहूं के ऊपर। गेहूं की पैदावार एकदम से तेजी से बढ़ जाती है। अब बात करेंगे कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, उसको ये सारी चीजें मिल पाएंगी, उन सबको वो होल्ड कर पाएगी। तो भूमि को एक प्राकृतिक संसाधन बोला गया है। ये प्राकृतिक संसाधन है, मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, हम आप इसको बना नहीं सकते। इसी कारण से कहा गया है कि आप इसका उपयोग जो है वो सावधानी पूर्वक करें। ऐसे ना करें कि आप भूमि को नष्ट कर दें, उसको नुकसान पहुंचा दें। तो आपकी क्षमताओं में नहीं है, आपकी ताकत में नहीं है कि आप भूमि को दोबारा से तैयार कर पाएं, दोबारा से बना पाएं। वैज्ञानिक रिपोर्टों में कहा गया है कि खेती की जो आधुनिक विधियां आई हैं इनने प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग किया है। जिसे आप देखें, ट्यूबवेल कर दिया तो जमीन में गहरा गड्ढा खोद दिया, खाद डालना स्टार्ट किया तो डालते ही चले गए। तो बहुत ज्यादा हमने संसाधनों का उपयोग कर डाला है। हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के प्रयोग से भी मिट्टी की उर्वरता कम हुई है, और ये उर्वरक बहकर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जल को भी प्रदूषित करते हैं। अधिक सिंचाई कारण ट्यूबवेल अधिक हुए हैं, इससे भौम जल का स्तर भी क्या होता है, गिर जाता है। ग्राउंड लेवल वाटर जो होता है आपका वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। मतलब इसको आप बना नहीं सकते, इसको समय चाहिए। मतलब कहते हैं ना, दुनिया में हर चीज समय लेती है, तो इस चीज को भी समय चाहिए, अपने तरीके से ही तैयार होगी। उन्हें पुनर्जीवित करना कठिन है, बहुत आसानी से आप उसको पैदा नहीं कर सकते। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। मतलब बिना पर्यावरण की देखभाल के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको पर्यावरण भी बचाकर चलना है, तभी आप कृषि का भावी विकास जो है वो सुनिश्चित कर पाएंगे, तभी आप यहां पर आगे बढ़ पाएंगे। अब देखो, रासायनिक जो खाद का हम उपयोग करते हैं, जनरली आपने देखा होगा, ऐसे आप लेते हैं, टोकरी में लेते हैं, बोरी में लेते हैं, तो जब बीज बोते हैं तब भी हम खाद डाल देते हैं और फिर छिड़कते हैं। अब कब छिड़कते हैं, खाद छिड़कने का तरीका क्या होता है, ऐसे थोड़ी कि बोले गर्मी है और ऐसे छिड़क आओ। कब छिड़केंगे, जब हम पानी देते हैं ना खेत में, जैसे हमने पानी दिया है या जैसे हमने खाद डाला है, उसकी सिंचाई के आसपास ही हम खाद डाल, ताकि क्या हो, जो ये खाद डाल रहे हैं ये क्या हो जाए, पानी में घुल जाए। और पानी में घुल जाएगा, घुल है ना, पानी में घुल जाए। और जैसे ही पानी में घुल जाएगा तो क्या होगा, पानी में घुलने के साथ अब पौधे को पानी हो सकता है, पौधा जड़ों से पानी को खींचेगा, और जब वो अपना प्रकाश संश्लेषण करेगा, अपने लिए भोजन बनाएगा, तभी तो बड़ा हो पाएगा। भोजन बढ़ाएगा तो भोजन में पानी की घुले हुए चीज में साथ में क्या पहुंच गया, खाद पहुंच गया। कौन सा खाद पहुंच गया, ये रासायनिक खाद पहुंच गया, रासायनिक उर्वरक पहुंच गया। इसमें ऐसे खनिज हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधे के अंदर पहुंचकर उसको ताकत देते हैं, उसको अच्छा लगता है और पौधा अपनी ग्रोथ अच्छी करता है। तो देखा होगा आपने, खाद डालने के बाद पौधा तेजी से बढ़ने लगता है, उसकी हेल्थ हाइट अच्छी हो जाती है। समझ रहे ना, पौधे की भी हेल्थ हाइट होती है। मरियल पौधा अच्छा पौधा, मतलब वो अपने दम पर खड़ा रहे, उसमें बीज अच्छा है तो उसकी हेल्थ हाइट अच्छी होती है। लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती, मतलब कि मिट्टी में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकते। अगर मिट्टी में लंबे समय तक टिकेंगे तो मिट्टी की जो क्वालिटी है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उसको खराब करेंगे। वे मिट्टी से निकलकर अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ये डाला ऐसा, आपने फसल काट ली पूरी, अब बरसात हुई तो खेत भरेगा, खेत भरेगा तो पानी बहते हुए निकलेगा, पानी बहते हुए निकलेगा तो हमने खाद डाला था तो वो खाद फिर पानी में घुलेगा, और पानी में घुलकर चूंकि पानी ज्यादा, बारिश ज्यादा हुई है तो वर्षा ज्यादा होने के कारण पानी निकलेगा, बाहर निकलेगा तो वो खाद उसमें मिल गया, खाद उसमें मिल गया तो जहां जहां वो पानी जाएगा वहां वहां वो खाद जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत बढ़िया, उर्वरकता बढ़ेगी। नहीं, पानी सारा कहां जाएगा, नदियों में और नालों में। और नदियां कहां जाएंगी, कोई बड़ी नदी में, और उस नदी के पानी का उपयोग हम पीने में भी करते हैं, नहाने में भी करते हैं, सिंचाई में तो करते ही हैं। तो इससे क्या होगा, अब इसमें ये खाद कैसे चला गया, केमिकल क्या है, केमिकल है ना, रासायनिक है ना। तो ये रासायनिक खाद वहां पर पहुंच जाएगा, मिल जाएगा, तो पानी की गुणवत्ता को खराब करेगा, जमीन को खराब करेगा।
अगर पानी बारिश स्लो हो रही है तो वो खाद धीरे 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 रिस कर नीचे चला जाएगा, तो जो भूमि का जो जल है जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं वो भी खराब करेगा। मतलब क्या हो गया, ये क्या करेगा, भौम जल को, नदियों को और तालाबों को प्रदूषित करेगा। प्रदूषित मतलब समझते हैं, अवांछित चीज आ गई तो वो प्रदूषण कहलाता है, तो ये प्रदूषित करेगा। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जो होते हैं, सूक्ष्म अवयव जो होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाता है, उनको भी नष्ट कर देता है। क्या कहलाते हैं ये जो जीवाणु होते हैं या जो सूक्ष्म अवयव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो इनको आप देखेंगे, इनकी अगर हम बात करें तो ये कहलाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई चीज, जैसे मान लो कि हमने कद्दू फेंक दिया, कद्दू को हमने खेत में फेंक दिया, धीरे धीरे पड़ा रहेगा, उसमें कीड़े होंगे और धीरे धीरे डिकम्पोज। आपने जानवर मरे बहुत सारे देखे होंगे, जानवर मरे देखे होंगे, पहली बार निकले तो जानवर पूरा मरा था, अगली बार निकले तो टांग बस बची है, बाकी सब डिकम्पोज हो गया। अगली बार आए तो पता चला सिर्फ कंकाल डला, बाकी सब डिकम्पोज। वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होती है और जो दूसरे और सूक्ष्मजीव होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकृति के सहायक होते हैं, ऐसी अवशिष्ट चीजों को डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं और अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं, तो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो मिट्टी के काम का भी हो जाता है और जमाने से वो चीज हट भी जाती है जो खराब हो गई है। तो इस प्रकार के जीवाणुओं को, सूक्ष्मजीवों को भी ये रासायनिक खाद नुकसान पहुंचा देता है। इसका अर्थ यह है कि उनके प्रयोग से कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी, मतलब कि मिट्टी की उर्वरकता घटना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करेंगे कि क्या यह भूमि धारण कर पाएगी, मतलब भूमि ये सस्टेन कर पाएगी या ये सब कुछ धारण करने में सक्षम होगी, इस पर हम बात करेंगे। रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग जो है वो पंजाब में देखने को मिलता है। पंजाब का किसान बहुत प्रयोग करता है, ज्यादा प्रयोग करेगा तो वो ज्यादा रासायनिक खाद बहकर आएगा, तो वहां की नदियों का जल प्रदूषित होगा, मतलब वहां पर जल का जो लेवल है, जल जो है वो शुद्ध आपको नहीं मिलेगा, प्रदूषित मिलेगा। और रासायनिक खाद का आप निरंतर प्रयोग करेंगे, लगातार डालते जा रहे हैं हर फसल में, और अब आपको करना क्या पड़ेगा, हर बार खाद बढ़ाकर डालना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो कम होती जाएगी, उसकी उसकी जो पैदावार करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। अब पैदावार आप किसकी दम पर ले रहे हो, खाद की दम पर ले रहे हो। तो अब किसान को क्या करना पड़ रहा है कि अब पहले का उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए उसको हर बार खाद ज्यादा देना पड़ रहा है। मतलब कि अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कैसे बात की जा रही है ये, तो हम बात करते हैं कि हमने 2 सालें ले ली, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। मान लीजिए कि ये पहला वर्ष है आपका, फिर ये आपका दूसरा वर्ष आता है और ये तीसरा वर्ष आता है, ठीक है। अब यहां पर आप खेती कर रहे हैं, तो आपने प्रथम वर्ष जब खेती की है, खेत की साइज क्या है, बराबर है, उतनी है। खेत की साइज क्या है, बराबर है, उतनी है, खेत की साइज नहीं बदली है। मतलब यहां पर आप मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में खेती कर रहे थे, है ना, मान लीजिए कि आप 1 हेक्टेयर में, दूसरे साल भी आप 1 हेक्टेयर में खेती कर रहे थे, तीसरे साल भी आप 1 हेक्टेयर में खेती कर रहे थे। और यहां पर आपने, अपन बात करते हैं कि यहां पर आपने जो उत्पादन लिया है ना, यहां पर जो उत्पादन की हम बात करें तो आपने जो उत्पादन लिया यहां पर आप ले पाए, मान लीजिए कि आपने 10 क्विंटल, 15 क्विंटल, 20 क्विंटल, ऐसा कुछ उत्पादन ले पाए। 10-15 कम हो जाएगा, थोड़ी सी ज्यादा लिख देते हैं बढ़ाकर। मान लीजिए कि आपने यहां पर 70 क्विंटल, 70 या 71 क्विंटल और 72 क्विंटल, लगभग उत्पादन बराबर है। अब इसके लिए जो आप खाद का प्रयोग कर रहे हैं ना, इन सब चीजों, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल जो 1-1 हेक्टेयर पर खेती कर रहे हैं, जो उत्पादन आप कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप, जो खाद का उपयोग कर रहे हैं। अब पहले साल आपने मान लीजिए कि इस 1 हेक्टेयर के अंदर, मान लीजिए कि आपने 1 हेक्टेयर के अंदर हमने मान लिया कि 50-50 किलो की 2 बोरी खाद डाला, तब जाकर उत्पादन भी हो पाए। अब अगले साल इस उत्पादन को मैच करने के लिए आपको 50-50 किलो, मतलब कितना हो गया, 100 किलो। तो पिछले साल से कितना ज्यादा डालना पड़ेगा, कुछ ज्यादा डालना पड़ेगा, मान लीजिए कि 25 किलो या 50 किलो आपने ज्यादा डाला, खाद बढ़ा। फिर यहां पर अगले साल आपको इसकी तुलना में, मतलब अपने पास 150 किलो खाद डल चुका था, अब इसमें आपको फिर 25-50 किलो ज्यादा डालना पड़ेगा। मतलब साल दर साल आपको ज्यादा रासायनिक खाद डालना पड़ रहा है। ये क्या है हमारा, ये रासायनिक खाद है, और ये रासायनिक खाद आपको साल दर साल ज्यादा डालना पड़ रहा है। अगर हम बात करें क्यों डालना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि आप लगातार इस पर खेती कर रहे हैं, इस 1 हेक्टेयर के ऊपर हम बात करें, ये 1 फसल की बात की है मैंने, और आप इस 1 हेक्टेयर के ऊपर कितनी फसल ले रहे हैं, 3 फसल ले रहे हैं।
3 फसल ले रहे हैं तो होगा क्या यहां पर अगर हम बात करते हैं तो पहले साल तो मिट्टी की जो उर्वरकता थी वो अच्छी थी, अगले साल ये उर्वरकता क्या हो गई, थोड़ा सा घट जाती है, अगले साल उर्वरकता क्या होगी और थोड़ा सा घट जाएगी, क्योंकि आपने जमीन को रेस्ट नहीं दिया, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई। हर एक चीज को, ये सिस्टम आपका मोबाइल कभी हो जाता है ना, बोले रख दो थोड़ी अपने आप अपडेट हो रहा है, तो अपडेट होने के लिए, अपग्रेड होने के लिए चीजों को समय की आवश्यकता होती है और आप समय तो दे नहीं रहे, नहीं दे रहे तो क्या है, तो पहले साल तो बढ़िया था, खाद कम डालते तब भी काम अपना चल जाना था, कोई अपन को दिक्कत यहां पर आ नहीं रही थी। तो आप क्या करें कि भाई अगर दूसरे साल हमने खाद से ज्यादा कर लिया तो थोड़ी खाद डालना पड़ा, मिट्टी की खुद की क्षमता घट गई, फिर हमने और खाद डाला तो मिट्टी की और क्षमता, मतलब अगर लगातार ऐसे करते रहेंगे तो मिट्टी की गुणवत्ता घट रही है और हमें उत्पादन इतना ही रखना है, उत्पादन हमें इतना ही मैच करना है, उत्पादन इतना मैच करने के लिए साल दर साल खाद बढ़ाना पड़ेगा, तब हम उत्पादन को मैच कर पाएंगे। समझ में आई बात? तो ये कहा जा रहा है कि भाई आपको उत्पादन का स्तर पाने के लिए खाद ज्यादा डालना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि खेती की लागत क्या होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये होगा कि मान लीजिए ये 50-50 किलो की 2 बोरियां, मान लो कि 500 रुपए की एक बोरी आती थी, तो 2 बोरी कितने की आ गई, 2 बोरी आ गई 1000 रुपए की। अब अगले साल आपको कितने लगे, 1500, चूंकि 3 बोरी डल गई यहाँ पर। अब अगले साल कितने लगे, 4 बोरी डल गई तो 2000। मतलब क्या हो गई कि लागत बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, तो लागत भी आपकी बढ़ रही है। तो अब आप समझ लो खेती क्या हो रही है, महंगी होती जा रही है, जमीन की उर्वरकता घटते चली जा रही है और साथ ही साथ ये रासायनिक खाद हमें नुकसान भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं, वो चल ही रहा है। हम अब बात करें कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार से वितरित की गई है, मतलब जो जमीन है, जो लैंड एरिया है, वो किस प्रकार से पालमपुर के फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे बांटा गया, उस पर बात करें। अब खेती हमने देखा, तो खेती को देखते ही हम समझ गए कि भूमि कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी जरूरी होती है, ये बात हमने जान ली। हमने ये भी जाना कि रासायनिक खाद और आधुनिक कृषि पद्धतियां आने से भूमि की उर्वरकता भी घट रही है, ये भी हमने जाना। साथ ही साथ आप देखें कि खेती के काम में लगे लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं होती, जो खेती का काम करते हैं भूमि नहीं है उनके पास, भूमि दिन पर दिन कम होते चली जा रही है। तो आप कहेंगे कम कैसे होती चली जा रही है? कम हम ऐसे कह रहे हैं चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो हर व्यक्ति खाते में जमीन धीरे धीरे घटते चली जा रही है, भूमि घट रही है। पालमपुर गांव की कहानी लेते हैं। पालमपुर में हमने देखा था कुल 450 परिवार थे, इसमें से आपने देखा था कि 80 परिवार ऐसे थे जो ऊंची जाति के थे और जमीन के मालिक भी थे। फिर आपने देखा कि 150 परिवार आपके पास ऐसे हैं जो दलित हैं, भूमिहीन हैं, ये दलित हैं, इनके पास जमीन नहीं है। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। मतलब ज्यादा जमीन वाले परिवार आपको कितने दिख रहे हैं, सिर्फ 80 दिख रहे हैं, और उसमें से भी सबसे ज्यादा जमीन वाले को 2-5 परिवार होंगे। मतलब क्या हो गया कि 2 हेक्टेयर की जमीन, इनके पास तो जमीन है ही नहीं, तो ये तो पैदावार कर नहीं पाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये लोग बनेंगे क्या, ये क्या बन जाएंगे, ये बनेंगे कृषक मजदूर। क्या बनेंगे, कृषक मजदूर। इनको खेती आती है लेकिन खेती नहीं है, तो ये खेती की मजदूरी करेंगे तो कृषक मजदूर बनेंगे। इन लोगों के पास खेती है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम है, 2 हेक्टेयर से कम है तो पर्याप्त आमदनी नहीं देगी, आप ज्यादा पैदावार नहीं कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए फिर आपको कुछ दूसरी चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, कुछ अलग से काम करना पड़ेगा ताकि हम पैदा कर लें, ताकि हम ज्यादा पैसा पैदा कर लें, हम अपनी जिंदगी अच्छे से चला लें। अब आप देखना कि बात आती है कि जमीन जो देखते हैं, जोत का आकार जो है वो धीरे धीरे घट रहा है, जोत का आकार छोटा हो रहा है। मतलब क्या कहें, खेत का आकार ना कहते हैं हम यहाँ पर, तो क्या कहते हैं, खेत की जगह जोताई वाले क्षेत्र का आकार घट रहा है। क्या कहते हैं, बुआई और जुताई वाले क्षेत्र का आकार घट रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये पालमपुर के खेत का वितरण है इस प्रकार से। 1960 में आप देखें, एक उदाहरण लेकर हम बात करते हैं कि गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर जमीन थी और एक भैंस थी। 2.25 से उसका बहुत अच्छा भला तो नहीं था, लेकिन भैंस भी पाल के रखी थी, दूध भी बेचकर, और जमीन भी, तो बढ़िया काम चल जाया करता था। उसके 3 लड़के थे। अब तीनों लड़कों में जमीन बटी, तो आप देख पा रहे हैं 1/3, 1/3, 1/3। उनके पास कितनी बच रही है, 0.75 हेक्टेयर के आसपास खेत बच रहा है। तो आप देख रहे हैं इससे खेत का आकार घट गया है। ये खेत क्या आकार है, ये सब छोटे किसान हैं जो आप एक कोने में इनको देख पाते हैं, बड़े किसानों की संख्या आप यहाँ पर कम देख पाएंगे। तो अब ये कैसे बढ़ती है, कैसे कम हो जाती है, इस पर हम बात करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हम बात करें आगे। मान लेते हैं कि एक खेत है, ये खेत है अपने पास, ये खेत हमने मान लिया किसी एक व्यक्ति का खेत है, ऐसा हमने मान लिया यहाँ पर। अब एक व्यक्ति का खेत है और उस व्यक्ति का
और इसके बच्चे हैं 3, इसके 3 क्या है, पुत्र हैं। तो इसके बाद ये खेत कितने लोगों में बंट जाएगा, तो उसके बाद ये खेत बंट जाएगा 3 लोगों में, चाहे जैसे बांट दो, ऐसे बांट देते हैं। अब आपको बताना यह है कि ये 2 जो मैं डाली है, पहले ये पूरा इस 4 दीवारी के अंदर जुताई होती थी, अब आप जुताई कहां कर पाएंगे, तो अब आप जुताई सिर्फ इसके भीतर भीतर कर पाएंगे। मतलब कि हम क्या बात करें कि आप सिर्फ इसके भीतर भीतर वाले एरिया में जुताई कर पाएंगे। एक मिनट रुकना, आप सिर्फ इसके भीतर भीतर वाले एरिया में जुताई कर पाएंगे। किसके भीतर भीतर वाले में, क्या ये लाल लाइन को जोत पाएंगे, नहीं। अगर इसको जोतेंगे तो दोनों खेत क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो आप कैसे बताएंगे कौन हमारा है और कौन सामने वाले का है। तो जो ये इलाके बच रहे हैं, जो बीच बीच पे आप लाइन देख पा रहे हैं लाल सफेद, ये क्या है, ये मेड़ है। तो ये क्या हो गई, पहले इसके पिताजी ये मेड़ तोड़कर पूरा जोतते थे। अब क्या हो गया कि अब क्या हो गया कि भाई ये मेड़ डल गई तो इनको जोतना पड़ रहा है। अब ये 3 पुत्र हैं, मान लीजिए कि 3 पुत्र आ गए, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको हो गए 4 लड़के, इसको हो गए 3 लड़के और इसको हो गए 2 लड़के। ये इनके पुत्र आ गए। तो पहले वाले को 4 लड़के हो गए तो उसकी जमीन 4 जगह बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए 4 जगह बांट देते हैं, दूसरे वाले के पास 3 पुत्र आ गए तो 3 जगह जमीन को बांट देते हैं। और तीसरे वाले के पास 2 बच्चे आ गए। तो आप देख रहे हैं कि मेड़ की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी। पहले तो इसके पास ये 4 थी, बीच में कुछ नहीं थी, बाद में एक ये बढ़ गई, फिर दूसरी ये बढ़ गई, जुताई में गई, तीसरी ये बढ़ गई, चौथी ये बढ़ गई, 5वीं ये बढ़ गई, 6वीं ये बढ़ गई, 7वीं ये बढ़ गई, 8वीं ये बढ़ गई। क्या इन मेड़ों पर आप खेती करते हैं? नहीं करते। जोत का आकार घटा कि नहीं घटा, बुवाई का क्षेत्र घटा कि नहीं घटा, यही तो बात यहां बताने की कोशिश की जा रही है। समझ में आई बात कि नहीं आई? चले आगे। तो खेत का आकार घटने से गोविंद के पुत्रों का गुजारा नहीं हो रहा। अब जबकि ऐसा नहीं है कि सिंचाई की व्यवस्था की कमी है, बेहतर सिंचाई है, आधुनिक कृषि है, लेकिन खेत छोटा होता जाएगा दिन पर दिन। तो क्या करेंगे भाई, खेत की साइज भी तो ठीक हो। तो सारी चीजें मौजूद है, उसके बाद भी आप पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो गोविंद के पुत्रों को कुछ अतिरिक्त कार्य करना पड़ रहा है अपने जीवन को चलाने के लिए। छोटे छोटे टुकड़ों पर छोटे किसान खेती करते हैं। ये छोटे टुकड़ों की बात की जा रही है, इनकी और इनकी। ये छोटे किसान खेती करते हैं। गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र पर काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर के आसपास आप देखेंगे कि खेती करते हैं। मझोले किसान मतलब आप इस टाइप के जो किसान हैं जिनके पास ऐसे खेत हैं ये। और बड़े किसान कौन होगा, तो इसमें जो बड़े क्षेत्र आपको दिख रहे हैं ये बड़े किसानों के खेत हैं। ये बड़े किसान हैं जहां पर इनके द्वारा खेती की जा रही है। कुछ बड़े किसान और हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक की भी एरिया है, उससे अधिक का एरिया पर वो खेती करते हैं। अब ये आप एक फिगर देख रहे होंगे, तो इस फिगर में देखेंगे ये कृषि क्षेत्र है, लगभग आधा आधा बटा है। ये वाला इलाका जो है ये है छोटे किसानों का और ये है बड़े किसानों का। तो कृषि क्षेत्र में आप देखें कि लगभग आधा, थोड़ी सा फर्क आप देख पा रहे हैं, सिर्फ इतना, मतलब कितना, 5.4 का। मतलब कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो लगभग आधा मैंने कह दिया। तो आधे पर छोटे किसान है, आधे पर बड़े किसान है। जब इनकी संख्या की बात करते हैं तो छोटे किसानों की संख्या 85% है और बड़े किसानों की संख्या 15% है। तो केवल 15% लोगों के पास भारत की आधी भूमि है, जबकि 85% छोटे किसान छोटे छोटे खेतों में काम कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि भारत में जोत का आकार छोटा होता जा रहा है। समझ में आई है ना बात ये वाली? तो ये क्लियर है बात कि भाई कैसे किसानों की संख्या और कैसे कृषि क्षेत्र यहां पर छोटा हो गया है। चले आगे। तो आगे बात करते हैं और आप देखेंगे कि अब बात आती है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, है ना। हु विल प्रोवाइड द लेबर, है ना, कौन आपको श्रम उपलब्ध करवाएगा, कौन करेगा व्यवस्था। हमने देखा कि जैसे ही हम खेती की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, पहली चीज आती है भूमि, पहली चीज आती है जमीन, पहली चीज आती है खेती। पहली तो जब तो खेती कर पाएंगे। और दूसरी आवश्यकता होती है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिसके ऊपर हम खेती, जिसके द्वारा खेती की जाएगी। मतलब खेती तो मिल गई, खेत मिल गया, लेकिन करने वाला भी चाहिए, मतलब श्रम की आवश्यकता होगी। 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मतलब कि श्रम क्या हो गया, खेत पर काम करने वाला आपको चाहिए व्यक्ति, तो वो खेत पर यहां पर काम करे, तो उसकी आवश्यकता आपको होगी।
छोटे किसान जिनके पास खेत के आकार की साइज छोटी है वो परिवार के साथ मिलकर खेती कर लेते हैं, लेकिन मझोले और बड़े किसान के परिवार भी छोटे होते हैं और खेत बड़े हैं, इस कारण से इनको कई सारे लोगों को अपने खेत पर काम पर लगाना पड़ता है, और जो काम करते हैं लोग उनको ही मजदूर कहते हैं, वही श्रमिक कहलाते हैं। खेत पर जो भी काम कर रहा है, चाहे मालिक हो चाहे मजदूर हो, वो सब श्रम कर रहे हैं। फर्क यह है कि मजदूर को शाम को अपनी पारिश्रमिक मिल जाएगा, शाम को अपनी वेतन मिल जाएगी, मालिक को पूरी फसल कटने के बाद मिलेगी। खेतों में कार्य क्या करते हैं, श्रम क्या होता है, तो गेहूं की फसल आई अगर मान लो तो कटाई हो गई, बीज बोना हो गया, कीटनाशक हो गए, कीटनाशकों का छिड़काव हो गया, खाद छिड़कना हो गया, निराई गुड़ाई हो गई, ये सब काम लगेंगे भाई। और ये सब काम बैठे बैठे तो थोड़े हो जाएंगे, आज निराई हो जाए, आंख बंद कर ली निराई, ऐसे थोड़ी जाना पड़ेगा, खुरपी लेके औजार लेकर आपको करना पड़ेगा। आधुनिक एवं परंपरागत विधियों में फसलों की जो जुताई होती है उस पर भी आपको आप जो देखें ना, जुताई करनी है तो भी जरूरत है, ये दवाई डालनी है, ये निराई गुड़ाई कटाई कर रहे हैं तो भी आपको इंसान की आवश्यकता तो पड़ेगी, श्रम तो करना ही पड़ेगा। भले मशीन आ गई है तो कम लोग लग रहे हैं, लेकिन श्रम की आवश्यकता, मशीन ऐसी तो होगी नहीं कि बैठ गए और चल गई जोत के आ गई, अभी इतना हाईटेक नहीं हुआ है, तो हमें जरूरत तो पड़ने ही वाली है, बिना उसके तो हमारा काम चलेगा नहीं। श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉट में खेती करने वाले। देखो कौन लोग मजदूरी करेंगे, अब तो ये बात समझनी पड़ेगी हमको कि मजदूर कौन है ना, कौन मजदूर, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि मजदूर कौन। ये सवाल आया होगा कि मजदूर कौन है, तो जैसे ही ये सवाल आता है तो हम दो प्रकार की चीजों पर जाएंगे। कौन मजदूरी करेगा, मजबूर व्यक्ति मजदूरी करेगा, है ना, मतलब अगर आप कहेंगे कौन मजदूर करेगा तो जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, मतलब क्या करें, जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, वह करेगा मजदूरी। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसा एक व्यक्ति है जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन उत्पादन नहीं कर पाएगा, तो इसको अपनी जरूरत की चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, जरूरत के लिए मजदूर बनेगा। दूसरी बात करेंगे छोटे किसान। छोटे किसान क्या होगा, तो छोटे किसानों के पास जो जमीन है, जो खेत है, वो कैसा है, छोटा है। छोटा है तो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, तो अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, और वो अतिरिक्त कार्य कैसा हो जाएगा, मजदूरी के रूप में भी कर सकते हैं, तो मजदूर बन जाएंगे। तो कौन कौन करेंगे मजदूर, कौन, भूमिहीन होगा और छोटे किसान होंगे। हम कहें जिनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती उसको हम मजदूर बनाते हैं, या वो मजदूर बनता है। हम क्यों बनाएंगे किसी को मजदूर, वो व्यक्ति मजदूर बनता है जिसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। कौन बनेगा या कौन मजदूरी के लिए मजबूर होगा, तो वो लोग जो भूमिहीन परिवार से आते हैं या जिनके खेत बहुत छोटे हैं, उनको मजदूरी करनी पड़ती है। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता, इनको काम करने के बदले में पैसा मिलता है, मजदूरी मिलती है। मजदूरी दो प्रकार से मिल सकती है, नगद रुपए भी मिल सकता है, वस्तु भी मिल सकती है, मतलब गेहूं वगैरह भी दे दिया। कई बार ये तय होता है कि आप हमारी पूरी फसल काटो, बोले ये 20 बीघा का खेत है, 10 एकड़ का खेत है, और इसको अगर आप काट देते हो तो बोले 4 बोरा आपको दे देंगे, 5 बोरा गेहूं आपको दे देंगे, तो ऐसा भी तय होता है, तो गेहूं के रूप में भी होता है। कभी कभी कुछ लोग श्रमिकों को भोजन भी उपलब्ध कराते हैं, बोले दिन भर काम कर रहा हो, हमारे लिए काट रहा हो, तो भोजन भी हम ले आएंगे, 2 जोड़ी कपड़े भी दिलवा देंगे, जल्दी करवा देना काम, तो ऐसा भी तय हो जाता है। ये वाली बातें भी यहां पर हो जाती हैं। अब मजदूरी अलग अलग होती है, ये कैसे बदलती है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो मजदूरी अलग हो जाएगी, मतलब आपको पैसा अलग बदल जाएगा। आप खेत पर काम कर रहे हैं कम मिलेगा, उद्योग में काम करेंगे थोड़ा ज्यादा मिलेगा। एक फसल से दूसरी फसल में जाएंगे तो भी चीजें, पैदावार बदलेगी, मतलब मजदूरी बदलेगी, घटेगी, बढ़ेगी। खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य, जैसे बुवाई करते तो कुछ मजदूरी, कटाई करते तो कुछ मजदूरी, तो ये बदलता रहता है। और इसमें रोजगार की अवधि भी काफी भिन्न होती है, इस पर भिन्नताएं ज्यादा होती है। कैसे, खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक तरीके से काम करते हैं या फिर वो साल भर का अपना हिसाब किताब बनाते हैं, तो वो पूरे साल के लिए भी इकट्ठा हो सकता है और दैनिक काम भी कर सकते हैं। ये सब मजदूर है, इस तरीके से कुछ काम यहां पर कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर है। अब जो डाला है वो पालमपुर में एक दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक होता है, मतलब उसके पास जमीन नहीं है, और जमीन नहीं है इसका मतलब क्या है, उसको लगातार काम ढूंढना है।
क्योंकि अगर आप कृषि के अंदर मजदूर हैं तो आप इसमें देखेंगे कि बेरोजगारी छिपी है, आपको लगातार काम नहीं मिलता, कुछ दिनों काम मिलता है, फिर बैठना पड़ता, फिर काम मिलता, फिर बैठना पड़ता। मतलब अगर हमें अपनी दिनचर्या चलानी है तो हमें बीच बीच में मजदूरी और तलाशनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ हमें यहां पर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें यहां पर ढूंढना पड़ेगा। आप देखें, सरकार की एक नियम आया है कि सरकार ने न्यूनतम वेतन 300 रुपए कर दिया है, लेकिन क्या कृषक मजदूरों की स्थिति ऐसी है? नहीं। आप देखें, डाला जो है वो काम करता है तो उसको 160 रुपए मिलता है मजदूरी का प्रतिदिन। ऐसा इस कारण से भी कि लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है तो प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, कुछ लोग इससे भी कम में काम करने को तैयार हो जाते हैं, कम में काम करने को सहमत होते हैं। इस कारण से न्यूनतम वेतन से भी आधे पर इनको काम करना पड़ता है, इनकी मजबूरी हो जाती है कि ये काम करते हैं। क्लियर बात? ये तो आप समझ गए यहां पर कि भाई क्या बात हो रही है, कैसे हम कर रहे हैं। तो इनको पैसा कम हो जाता है, घट जाता है, इस सब कारण से लोग स्पर्धा इतनी ज्यादा है कि लोग अपने आप को अपने रेट गिरा देते हैं, तो फिर आपको भी काम चाहिए तो अपने कम पैसे में काम करना पड़ेगा। डाला अपनी स्थिति के बारे में, रामकली मतलब जो है कि उसकी सहयोगी है, या सहयोगी ना कहें कि उसकी जैसी मजदूर है, भूमिहीन है, तो उसको आप शिकायत कर रहा है कि ऐसी दिक्कत आ गई है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से आते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि डाला और जो रामकली है वो आपस में क्या कन्वर्सेशन करते हैं, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखो, रामकली और डाला है, उनके बीच की आपसी चर्चा आप जो है वो देख सकते हैं। अब ये डाला कह रहा है कि आजकल काम मिलना कठिन हो गया है, केवल बड़े किसान ही काम देते हैं, काम पर रखते हैं, लेकिन वो भी बहुत दिनों के लिए नहीं होता, ऐसा डाला ने कहा। और रामकली का जवाब आया कि घनश्याम एक बड़ा किसान है, वह अब उसने अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह काम किया है, मतलब आप समझ रहे हैं कि 7 महीने काम नहीं किया है। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहाई के लिए थ्रेसर है, यहां तक कि खरपतवार साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशक छिड़कते हैं, मतलब हमें काम कम हो रहा है। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट के भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि खेती के काम में कितनी छिपी हुई बेरोजगारी होती है। मतलब कुछ समय के लिए काम मिलता है, फिर आपको दूसरी जगह काम तलाशना पड़ता है। मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपए देने हैं, मैंने पिछली गर्मियों में उससे 1000 रुपए लिए थे। जब खेतों में काम नहीं था तो मैं कैसे चुका पाऊंगा, मैं उसे 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूं। मैं इस वक्त दो टाइम का भोजन जो है वो भी मुश्किल से कमाता हूं। मतलब काम तो मिल नहीं रहा है, पैसे की तंगी है, उधार भी लेना पड़ रहा है, मतलब कर्जे के चक्कर में फंस रहे हैं। मेरी स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने के लिए तैयार नहीं है, मना कर देता है। तो ये स्थिति आप समझ रहे हैं, कोई छोटा किसान होता है, भूमिहीन होता है, उसके साथ दिक्कत ये हो जाती है। अब बात करेंगे खेतों के लिए आवश्यक पूंजी के बारे में, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग के बारे में, कि क्या आवश्यकता आपको होगी खेतों के आधुनिक तरीकों के लिए। खेती का जो आधुनिक तरीका आया है, तो इस आधुनिक तरीके के लिए है ना, इस आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तब किसान को अब पहले से ज्यादा पैसा चाहिए। क्यों होती है? तो आप सबसे पहले तो ये समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में छोटे किसान हैं जो पूंजी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। ये छोटे किसान पूंजी की व्यवस्था नहीं कर पाते तो इनको बड़े किसान, साहूकार और व्यापारियों से उधार लेना पड़ता है और कर्जा हो जाता है। तो पहली चीज आती है कि यार इनको अब पैसे की आवश्यकता पड़ क्यों रही है ना, पैसा क्यों इनको लग रहा है, उसके ऊपर अपन बात करें। तो हमने देखा था, एक ये स्लाइड आपने देखी हुई थी जिसमें आप देख रहे हैं उर्वरक दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो मतलब आपको क्या आ गया, पहली चीज खाद का खर्चा आ गया, इसका खर्चा आपको लगेगा। फिर दूसरी बात आप कर रहे हैं, यहां पर ये खेत तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, साथ ही साथ है ना, यहां पर मैं देखो अब क्या हो रहा है कि आप मान लीजिए खेती कर रहे हैं और खेती आप करते हैं तो आपको ट्रैक्टर से या तो खुद का ट्रैक्टर होगा या भाड़े पर लेंगे, तो जुताई बुवाई करवाएंगे तो इस पर लगेगा। फिर आपको निराई करवानी पड़ेगी, निराई गुड़ाई होती है वो करानी पड़ेगी। फिर आपको खाद डलवाना पड़ेगा, बीच बीच में रासायनिक खाद, फिर कीटनाशक डलवाना पड़ेगा, है ना, कीटनाशक भी आप डालेंगे। और फिर आपको कटाई करवानी पड़ेगी, फिर आपको गहाई करवानी पड़ेगी ना। जब गहाई हो जाएगी मतलब अनाज घर पे पहुंच जाएगा, तभी तो क्या होगा, तभी हम कहेंगे कि हमारा उत्पादन प्रक्रिया पूरी हो गई। इन सब चीजों में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप सोचकर बताइए। तो आपको पैसे की आवश्यकता होगी। पहले क्या था, पारंपरिक तरीके में ट्रैक्टर नहीं था, बैल से हम खेती कर लेंगे। सिंचाई तो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर सिंचाई भी करनी पड़ेगी। सिंचाई के लिए भी आपको बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, मोटर लेनी पड़ेगी। पहले
बैल घुमा दिया, रेट चला के सिंचाई कर ली, बैल जुताई कर दी, बैल से बुवाई कर दी, खेत भी कम और एक फसल कर दी, बस बाकी आराम किया। तो ये आप इसी कारण से समझ सकते हैं कि पैसे की हो सकता है। छोटे किसान के पास पैसा नहीं है, वो बड़े किसान से, व्यापारी से, साहूकार से उधार लेगा, ब्याज पर लेगा और ब्याज की दरें बहुत ज्यादा होंगी, तो ब्याज के चक्कर में या कर्ज के चक्कर में अब वो फंसने वाला है। छोटे किसानों के उलट अगर हम देखते हैं, मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है, क्योंकि उनको अधिशेष अधिक बचता है। बड़ी खेती है, ज्यादा पैदावार होती है, आवश्यकता कम है तो ज्यादा माल बचता है जिसको वो बेच पाते हैं, इससे उन्हें काफी अधिक मात्रा में पैसा मिलता है, और वो पैसा मिलता है तो फिर वो उसका उपयोग कर पाते हैं कहीं नई पूंजी बनाने में, किसी को उधार देने में, या अगली फसल की तैयारी करने में। सविता की बात करके आप समझ सकते हैं यहां पर कि बड़े किसान की स्थिति क्या है, छोटे किसान की स्थिति क्या है। सविता एक लघु कृषक है, वह अपने 1 हेक्टेयर की जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बना रही है। अब जब योजना बना रही है तो गेहूं पैदा करना, तो खेत की जुताई, बुवाई, बीज डालना, कीटनाशक डालना, खाद डालना, कटाई फटाई, दुनियादारी मिलाकर उसको लगा कि बीज, कीटनाशक, इसके अतिरिक्त पानी और खेती के औजारों की मरम्मत कराने के लिए उसे नगद पैसे की जरूरत है। उसका अनुमान है कि उसको लगभग 3000 रुपए चाहिए, है ना, इतना उसको रुपए लगना चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए उसको फिर कर्जा लेना पड़ेगा। और कर्जा किससे ले रही है? एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से। तेजपाल सिंह ने कर्जा दिया तो ब्याज की दर कितनी रखी? 24% रखी। कर्जा 4 महीने के लिए इसके द्वारा लिया गया है, और साथ ही साथ उसको एक शर्त भी माननी पड़ी कि उस कटाई के दौरान आप तेजपाल सिंह के यहां भी काम करेंगी 100 रुपए प्रतिदिन में, जबकि सरकार ने मजदूरी कितनी करके रखी है? 300 रुपए प्रतिदिन। तो 1/3 कम मजदूरी, मतलब आप समझे 1/3 मजदूरी पर काम करना पड़ रहा है। अभी आप कह सकते हैं कि मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त है, 3 बच्चों की मां भी वो है, तो घर का काम भी करना है, घर की जिम्मेदारी भी उसको संभालना है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि किसानों को कर्जा नहीं मिलता, कोई कर्जा नहीं देता, तो वो खेती कैसे करें, इसके लिए उनकी मजबूरी है, उनकी आवश्यकता है कि वो मजबूर होकर इस सारी शर्तों को माने। कहानी अब तक की में हम देखेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या कवर कर लिया है। तो आप देखें, सबसे पहले हमने उत्पादन के 3 कारकों पर चर्चा कर लिया, भूमि, श्रम और पूंजी। भूमि, श्रम और पूंजी क्या है? उत्पादन के प्रमुख 3 कारक होते हैं। अब कुछ खाली स्थान के माध्यम से हम चीजों को भरने की कोशिश करेंगे। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है, मतलब इन तीनों में जो श्रम है वो सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है ना, कहीं भी वो मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। पैसा आपको आसानी से नहीं मिलेगा, जमीन आपको आसानी से नहीं मिलेगी, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेतीहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन है, भूमिहीन परिवारों से, या छोटे किसान है। क्या लिखेंगे? छोटे किसान है। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। श्रम के विपरीत खालिस्तान उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। श्रम के विपरीत श्रम आसानी से मिलता है और पैसा आसानी से नहीं मिलता, मतलब क्या है? पूंजी। पूंजी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। कृषि भूमि का क्षेत्र खालिस्तान क्या है? सीमित है। कृषि भूमि का क्षेत्र क्या है? सीमित है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि समान या असमान, तो क्या लिखेंगे यहां पर? तो अपन लिखेंगे असमान, है ना। क्या लिख देंगे? असमान। असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि के टुकड़े पर, छोटे से टुकड़े पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से भी खराब है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान क्या करते हैं? कीटनाशक और रासायनिक खाद, है ना। क्या कर देंगे? रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग करते हैं। किसका? कीटनाशक का। कीटनाशक का उपयोग करते हैं। इन दोनों से फसलों के उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। रासायनिक खाद आप समझते हैं, अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा चर्चा कर नहीं रहे हैं। खेती की आधुनिक विधियों में खालिस्तान पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। पूंजी की आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने में, पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक हो जाती है। ये हमने कहानी यहां तक की देखी, क्या क्या हो सकते हैं। और आगे बात करें कि पूंजी और भूमि दोनों दुर्लभ हैं। उत्पादन के इन दोनों कारकों का एक मूल अंतर है कि भूमि प्राकृतिक है ना, भूमि प्राकृतिक है और पूंजी जो है वो मानव निर्मित है। पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि स्थिर है, इसलिए यह बहुत आवश्यक है
कि भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। यहां तक की कहानी हमने कवर कर ली है, यहां तक की बात हमने देख ली है। अब बात करेंगे अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री की। जो सरप्लस होता है, सेल्स ऑफ सरप्लस ऑफ फार्म प्रोडक्ट, खेती से जो अतिरिक्त पैदा हुआ है उसको कैसे बेचे। किसानों के उत्पादनों के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। कैसे? भूमि, श्रम और पूंजी का उपयोग करके गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। कटाया, हमने गहाया और उत्पादन पूर्ण हो जाएगा। अब किसान क्या करेंगे गेहूं का? तो सबसे पहले तो किसान क्या करेंगे, अपने लिए खाने के लिए रखेंगे, और जो अतिरिक्त बच जाएगा उसको बेच देंगे। तो जो अतिरिक्त बचेगा, जिसको हम अधिशेष कहते हैं, उसको बेच देगा। अब हमने 2 लोगों का कैरेक्टर पकड़ा था, सविता का और गोविंद का। तो सविता और गोविंद के बेटों, है ना, बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष है ना, बहुत कम गेहूं बचता है वहां पर, क्योंकि उनका उत्पादन बहुत कम होता है। कारण क्या? तो जैसे मान लीजिए बड़े किसान है, मेरे पास 100 बीघा खेती है, घर में 4 मेंबर है, तो गेहूं उतना ही लगेगा। छोटे किसान है, 2 बीघा की खेती है या 2 एकड़ की खेती है, तब भी 4 मेंबर, तब भी जरूरत के 10 क्विंटल गेहूं लगेगा। तो छोटे किसानों का अधिशेष बहुत कम बचता है, क्योंकि उत्पादन बहुत कम होता है और बड़ा भाग परिवार के लिए रखने में निकल जाता है। मझोले और बड़े किसान गेहूं की पूर्ति करते हैं बाजार के अंदर, चूंकि इनके पास उत्पादन अधिक होता है। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर आगे कस्बों और शहरों में दुकानदारों को बेचते हैं। उदाहरण लेते हैं तेजपाल सिंह का। तेजपाल सिंह एक बड़े किसान हैं और इनको 350 क्विंटल गेहूं अधिशेष के रूप में हुआ है। जरूरत को काटने के बाद अतिरिक्त गेहूं 350 क्विंटल है। इसको इन्हें बेचा, बेचकर एक अच्छी कमाई कर ली। और कमाई का करेंगे क्या तेजपाल सिंह, देखते हैं। तेजपाल सिंह और इनके जैसे जो लोग हैं, इनके जैसे बड़े किसान हैं, वो क्या करते हैं, तो वो पिछले वर्ष का जो पैसा उनका था, उन्होंने बैंक में रखा। उस पैसे को बाद में उन्होंने कर्ज के रूप में किसानों को दिया, तो ब्याज मिलेगा ज्यादा। उनसे बचत का उपयोग करके अगले मौसम की खेती के लिए उन्होंने कार्यशील पूंजी की व्यवस्था कर ली। इस वर्ष तेजपाल सिंह ने अपने जो पैसे बचे थे उससे एक नया ट्रैक्टर खरीदने की योजना बनाई। दूसरे ट्रैक्टर से उनकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा जो भाड़े पर हम चलाते हैं। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष से अधिक जो अधिशेष होते हैं उनको बेचकर पर्याप्त आय कमाते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम की पूंजी के लिए बचाकर रखते हैं। इस तरह वो पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं, अपनी बचत से ही कर लेते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती किसी दूसरे की। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु खरीदने में, ट्रक खरीदने में करते हैं। कुछ लोग दुकान खोलते हैं और कुछ लोग दुकान खोलते हैं, जैसा कि हम देखेंगे गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत, गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी इकट्ठी करेंगे और उसके लिए फिर ये काम करेंगे। तो कुछ लोग ऐसा यहाँ पर करते हैं। ये बात क्लियर है यहाँ पर कि भाई कुछ लोग क्या करेंगे, तो कुछ लोग गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी इकट्ठी कर लेंगे, कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज वो लोग यहाँ पर करते हैं। क्लियर बात यहाँ की? तो आगे चले, अगली बात करते हैं क्या करते हैं। तो आगे हम बात करने वाले हैं गैर कृषि कार्यों के बारे में। चलो भैया, तो फिर बात करते हैं कि अब एक टेबल के फॉर्म में हम देखते हैं किसानों को अधिशेष बचता कैसे है, किसको बचेगा, ज्यादा पैदावार करने वाले को बचेगा कि कम पैदावार करने वाले, क्योंकि किसानों के खर्चे लगभग सभी के बराबर होते हैं। तो पहला किसान लिया, ये 100 क्विंटल का उत्पादन कर रहा है, हम मान लेते हैं क्विंटल में 40 क्विंटल का इसका उपभोग है। तो इसका अधिशेष क्या होगा, तो अधिशेष होगा इसका उत्पादन में से आप क्या घटा देंगे, उपभोग को घटा देंगे, तो 60 का अधिशेष आएगा। मतलब अगले साल के लिए पूंजी कितनी बची है, 60 क्विंटल गेहूं के बराबर की पूंजी बची है कि भाई 60 क्विंटल को जो बेचेंगे, जो पैसा आएगा उसका हम अगले साल उपयोग करेंगे। दूसरे वर्ष थोड़ा सा उत्पादन बढ़ा लिया, खपत उतनी है, तो कितना हो गया, 80 हो जाता है। मतलब अगले साल के लिए आपको बचत कितनी आ जाती है, 80 आ जाती है। फिर थोड़ी सा और बढ़ा लिया, 130 कर लिया, तो उपभोग उतना ही है। मतलब आप अभी भी खपत कितनी कर रहे हैं, आपकी जरूरत की आवश्यकता कितनी है, 40 क्विंटल के बराबर। तो आपको अधिशेष मतलब अतिरिक्त गेहूं कितना हो रहा है, 90 क्विंटल। तो आप 90 को अगले साल के लिए उपयोग कर पाएंगे, वाहन खरीदने में, ट्रैक्टर खरीदने में, कुछ और करने में। एक दूसरा किसान लेते हैं जो थोड़ा सा उससे कम पैदा कर रहा है, 80 क्विंटल पैदा किया और 40 क्विंटल का उपभोग है, तो इसको कितना बच रहा है, अधिशेष 40। जबकि अगर पिछले वाले को देख रहे हैं तो 100 और 40 से कॉन्सेप्ट था, इसको 60 बच रहा था। तो अगले साल के लिए कितना बचेगा, 40 बचेगा। फिर मान लीजिए कि इसने 100 कर लिया और 40 की खपत है, तो इसको यहां पर 60 बचेगा। जबकि पिछले वाला कितना बढ़ा रहा है, यहां पर आप देखें, ये यहां पर देखो आप 120 40 मतलब 80 के आसपास का फर्क आ गया। तो अगले साल के लिए इसके पास 60 बचेगा।
तीसरे साल मान लीजिए कि इसने 120 क्विंटल किया तो इसको यहाँ पर 80 बच गया, तो अगले साल के लिए कितनी हो गई, 80 पैदावार की बचत हो जाती है, 80 क्विंटल बच जाता है अगले साल के लिए। अब अगले किसान पर बात करते हैं, तीसरा किसान की 60 क्विंटल का उत्पादन है, 20 क्विंटल की खपत है, तो अधिशेष कितना बच, 40 क्विंटल की खपत है तो अधिशेष कितना बच गया, 20 क्विंटल। अगले साल के लिए पूंजी 20 क्विंटल, उत्पादन बढ़कर 80 क्विंटल हो गया, तो ये लगभग कितना हो गया, 40 क्विंटल के आसपास, क्योंकि खपत सेम है तो 40 क्विंटल अगले साल के लिए। फिर अगर उत्पादन 100 क्विंटल कर लिया तो 40 क्विंटल की तो खपत है, तो 60 क्विंटल बचेगा, 60 क्विंटल का उपयोग कर पाएंगे, जबकि पहला वाला किसान पहले साल में 60 बचा रहा था। मतलब आपके पास जमीन ज्यादा है, पैदावारी ज्यादा होगी तो आपको अधिशेष भी ज्यादा बचेगा, तो फायदा भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है। अब देखो कि ये जो गैर कृषि क्रियाओं पर हमने बात करी थी उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्या होंगी। तो आप देखें कि पालमपुर में खेती ही क्या है, प्रमुख उत्पादन की क्रिया है, ये आप जानते हैं। 70 से 75% लोग खेती ही करते हैं, खेती के काम में जुड़े हुए हैं, खेती काम में लगे हुए हैं। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग ही गैर कृषि कार्य करते हैं ना, गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं, कहीं कुछ कर लिया, कुछ और कर लिया, इस काम में लगे हुए सिर्फ कितने, 25%। बाकी सब क्या है, खेती के काम में ही लगे हुए हैं। गैर कृषि कार्यों में अगर हम बात करें तो पहला अगर आता है तो आपके दिमाग में डेयरी आता है। डेयरी या डेयरी से जुड़ी कोई चीज, मतलब डेयरी है, भैंस पाल ली, मावा बेच दिया, घी बेच दिया, दही बेच दिया, छाछ बेच दिया, है ना, तो ये सब डेयरी उत्पाद, मिठाई बनाकर बेच दी, रसगुल्ला बनाकर बेच दिया, गुलाब जामुन बेच दिए, तो वो जो दूध और दूध के उत्पाद होंगे वो सब डेयरी के अंदर आ जाएंगे। डेयरी क्यों कर रहे हैं, तो डेयरी करने के पीछे कारण है कि दूध का उत्पादन करेंगे, दूध को बेचेंगे आसपास के गांव में, आसपास के कस्बों में, रायगंज में या कोई आसपास के कस्बे शाहपुर वगैरह में, तो पैदावार जो आय है वो ज्यादा होगी। अब डेयरी के लिए जो प्रचलित जानवर है, ये लोग क्या करते हैं, भैंस का पालन करते हैं, भैंस पालते हैं, भैंस को घास खिलाते हैं, ज्वार बाजरा और चरी खिलाते हैं। खासतौर से बरसात के मौसम में ये व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि दूध मिलता रहे। कई सारे किसान भैंस पालते हैं लेकिन बहुत सारा दूध का कंजप्शन घर में हो जाता है, तो इतना बचता नहीं है कि वो डब्बा लेकर बेचने जा पाए। तो जो डेयरी से जुड़े लोग होते हैं वो अलग अलग जगह पर दूध को इकट्ठा करते हैं, मतलब दूध का संग्रहण होता है, संग्रहण करके इसको एक ठंडे स्थान पर रख देते हैं, जिसको कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, शीतलन केंद्र में रख देते हैं और फिर वहां से इसको दूर दूर के इलाकों में बेचते हैं, दूध की सप्लाई करते हैं। एक तरीका ये भी होता है। दूसरे तरीके में बात करेंगे, पालमपुर में जो लघु स्तरीय विनिर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। विनिर्माण का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात, आपने कोई कच्चा माल डाला और उसको तैयार कर दिया। देखिए पहले विनिर्माण का मतलब आप समझ रहे हैं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं कि भाई क्या हम बात करेंगे। यहां पर देखो विनिर्माण का मतलब क्या होगा, विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, कि आपने कोई चीज बना दी। मान लीजिए आपके पास सूत था, सूत का भाव कुछ और होगा, आपने इस पर कोई क्रिया की, क्रिया करने के बाद कोई मेहनत की, मेहनत करने के बाद आपने कपड़ा बना दिया। अब आप कपड़े की कीमत में और सूत की कीमत में अंतर जान सकते हैं कि क्या होगी। तो क्या हो गई, मूल्यवान बन गया, मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित कर देना ही विनिर्माण कहलाता है। लेकिन गांव के अंदर विनिर्माण कैसे होंगे, बड़ी फैक्ट्री तो लगेगी नहीं, किसान लोग कुछ ऐसी चीज बनाएंगे जो उनके यहाँ पर उपलब्ध होगी। घर में या अपने मेंबर ही मिलकर सारे अपने अकेले से या घर के या एक आध मजदूर लगाकर पैदावार करेंगे। जैसे कुम्हार को आप देख लीजिए, वो विनिर्माण करता है, मिट्टी से दिया घड़ा सब कुछ बनाता है, लेकिन उसमें क्या वो उसको अलग से कोई मशीन लगती है, नहीं, घर में ही काम कर लेता है। घर के लोग ही मिट्टी बना देते हैं, एक घुमा देता है, फिर भट्टे में डाल देते हैं, पका देते हैं। तो अब देखना पालमपुर में 50 से कम लोग ऐसे हैं जो विनिर्माण के कार्यों में लगे हुए हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियां में होने वाले विनिर्माण के विपरीत, मतलब उनसे उलट, पालमपुर में विनिर्माण एक सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग है। उसे छोटे पैमाने पर किया जाता है। जैसे आप देखिए बांस के बर्तन बना दिए, ये कुछ चम्मच बना दी, तो ये सब विनिर्माण के गांव में हो गया, ये ऐसा कुछ बना दिया। तो ये गांव में आप कर सकते हैं, विनिर्माण हो सकता है। विनिर्माण जो गांव के अंदर करते हैं वो पारिवारिक श्रम की सहायता से या घरों में या खेतों पर करते हैं। कैसे होता है देख लेते हैं। जिसे मान लीजिए एक ही उदाहरण मैं आपके सामने लूंगा, कुम्हार का। कुम्हार आप जानते हैं, कुम्हार क्या करता है, विनिर्माण का मतलब कुम्हार ने ली मिट्टी की कीमत बताइए, कोई कीमत नहीं, आप कहीं से भी मिट्टी ले लो। इस मिट्टी पर उसने मेहनत की, मेहनत करके उसने इससे मिट्टी के बर्तन बना दिया। बर्तन की कीमत होगी, इनकी कीमत होगी, तो ये क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे विनिर्माण। गांव में ऐसे चटाई बना देना, झाड़ू बना देना, रस्सी बना देना, ना, ऐसे कई प्रकार के और काम चलते रहते हैं जिनको आप विनिर्माण यहां पर कहेंगे। विनिर्माण के अंदर कभी कभार श्रमिकों को भाड़े पर भी लेते हैं, मतलब किराए पर लेते हैं। अधिकांशतः घर के मेंबरों के साथ मिलकर ही काम हो जाता है, हमारा काम निकल जाता है। अब बात करेंगे पालमपुर के दुकानदारों के बारे में कि पालमपुर के दुकानदार कैसे होते हैं। तो पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं, उनका व्यापार से उतना लेना देना नहीं है।
बहुत कम लोग हैं जो व्यापार करते हैं। तो पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों में जाएंगे, वहां के थोक व्यापारियों से बात करेंगे, उनका कुछ सामान लाएंगे और अपनी दुकान पर बेचेंगे। दुकान ऐसी होगी ऑल इन वन, सब कुछ मिलेगा आपको, साबुन मिलेगा, आपको शक्कर मिलेगा, तेल मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, दवाई मिलेगी, है सब, चप्पल भी मिल जाएगी, मनिहारी का सामान, नेल पॉलिश भी मिल जाएगी, सब कुछ चूड़ी भी मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये लोग वहां से खरीद कर गांव में बेचते हैं। कुछ परिवार जिनका घर बस स्टैंड के पास है, तो वहां पर उन्होंने खाने पीने की दुकान खोल ली है, उसका वो उपयोग कर रहे हैं। छोटे जनरल स्टोर जो गांव में होते हैं वहां पर लगभग सब कुछ मिल जाती है। अब्दुल याद है ना, अब्दुल, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूं। तो ये अब्दुल के पास आप दुनिया भर की चीज, बॉल देखो, आप अलग अलग चीजें लगा के रखिए, इससे सब कुछ मिलेगा। ऑल इन वन का मतलब यही है, मतलब चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेन, पेंसिल, कपड़े, चूड़ी, बिंदी, है ना, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। तो ये ऑल इन वन कहलाता है, ये जनरल स्टोर कहलाते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करेंगे परिवहन के ऊपर। परिवहन एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से विकसित हो रहा है, तेजी से इसका विकास हो रहा है। परिवहन का मतलब क्या है? परिवहन जितना मजबूत होगा, मतलब क्या है कि शहर की गांव के साथ कनेक्टिविटी उतनी तगड़ी है, शहर गांव उतने तगड़े तरीके से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जितने अच्छे साधन होंगे उतनी दूरी घटती चली जाएगी, खिसक नहीं आएंगे। मतलब वहां पर रोड अच्छे हैं तो आप गाड़ी तेज चला सकते हैं, अच्छी गाड़ियां आ जाएंगी तो उसका उपयोग करके आप आसानी से शहर जा सकते हैं, शहर से गांव जा सकते हैं। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं जिन्हें परिवहन सेवाओं में शामिल किया गया। जैसे रिक्शा चलता है तो रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियां चलाना, इनसे सब क्या होता है, ये वो लोग हैं जो वस्तुओं को, है ना, ये वो लोग हैं जो अपने वाहन के माध्यम से लोगों को और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इससे क्या होता है, इसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। साथ ही साथ आप भी आसानी से, सुगमता से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ी है। मतलब परिवहन, आप ट्रेन आ गई तो उसमें, ट्रक आ गया तो उसमें, बस आ गई तो उसमें, रिक्शा आ गया तो उसके लोग, तो इससे रोजगार कमाने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। अब कुछ कहानियों की चर्चा कर लेते हैं। पहली कहानी आती है हमारे सामने, मिस्री लाल की कहानी। मिस्री लाल ने गन्ने पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है और उसने अपने खेत में उसको लगाया। किसान है लेकिन एक मशीन खरीद ली, अब वो अतिरिक्त आय पैदा करेगा। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों से होता था, अब मशीन से होगा। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदते हैं और उससे गुड़ बनाते हैं। गुड़ बनाकर क्या करेंगे, शाहपुर के व्यापारी को बेचेंगे। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल को थोड़ा फायदा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये गन्ने के जूस की मशीन है जो आप पीते होंगे, और ये खेत पर उपयोग करते हैं। इससे बड़ी मात्रा में गन्ना निकालते हैं, गन्ने का रस निकालते हैं, इससे हम गुड़ तैयार करते हैं। अब बात करेंगे करीम की कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया। हाल के वर्षों में कई सारे विद्यार्थी शाहपुर शहर से कॉलेज जाने लगे। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर की डिग्री है, कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्री है, तो उनको काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में, बाजार की तरफ जो घर खुलता था उसमें बाहर के कमरे में कक्षाएं चालू कर दी। अब हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में यहाँ आना स्टार्ट कर दिया। मतलब उसकी कोचिंग चल गई, उसको भी एक व्यापार या एक व्यवसाय मिलना स्टार्ट हो गया, मतलब उसको भी आमदनी बढ़ गई। एक और कहानी है जिसको कहेंगे किशोर की कहानी। किशोर की कहानी पर देखते हैं, ये एक मजदूर है, खेतीहर मजदूर है। अन्य श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरे करने में बड़ी कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्जा लिया। ये कर्जा सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत लिया। कर्जा अगर आप रिस्क लेकर लेते हैं, कुछ अच्छे के लिए लेते हैं, कैलकुलेट करके लेते हैं और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लेते हैं, तो अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, जैसे किशोर ने सुधार लिया। जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। मतलब दूध के साथ साथ अब वो क्या करने लगा, माल ढुलाई का काम भी करने लगा। सप्ताह में एक दिन में गंगा किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लाता है, एक दिन ये फिक्स हो गया। कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधी कोई ना कोई काम मिल जाता है, ऐसा काम नहीं है कि उसको ना मिले, काम चलता रहता है। परिणाम स्वरूप अब किशोर की तुलना आप कर सकते हैं, किशोर का जीवन पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। तो किशोर का जो जीवन है, किशोर ने जो जिया है उसको उसने क्या कर लिया, और सुधार लिया और अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है, पैसे में मजबूत हो जाता है। तो ये किशोर की कहानी थी। तो अगर आप देखें कि रिस्क कैलकुलेट लेकर कर लिया गया, जैसे आप मिस्री लाल की देखें, या हमने इसके पहले जो कहानी देखी है करीम की कहानी देखें, या हम
किशोर की कहानी देखें, कोई भी कहानी देखते हैं, इसमें लोगों ने कुछ अतिरिक्त आय पैदा करने की कोशिश की है और व्यक्ति को करना भी चाहिए। अब बात करेंगे सारांश के ऊपर। हालांकि सारांश कंप्लीट चैप्टर हमने बात की है तो डिटेल में बात कर ली, समरी पढ़ना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं ताकि शॉर्ट फॉर्म में हमारा एक बार कवर हो जाए। गांव में आपने देखा था कि जो पालमपुर गांव है वहां पर खेती जो है मुख्य उत्पादन की क्रिया है। मुख्य उत्पादन की क्रिया का मतलब क्या हो गया, खास तौर पर अधिकांश लोग क्या करते हैं, यहां पर खेती ही करते हैं। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, नई खेती की तकनीकें आई हैं, नए बीज आए हैं, अब कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, इन सब के बारे में भी बातें हुई हैं कि कैसे हम चीज़ों को और बढ़ाते हैं, कैसे हम आगे लेकर आएंगे चीज़ों को, कैसे हम छोटी सी जमीन से उत्पादन ज़्यादा करेंगे। ये सब बातें नई महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुए उन परिवर्तन के अंतर्गत हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। मतलब जमीन का साइज वही है लेकिन उत्पादन का जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। पहले मान लीजिए 1 एकड़ से 5 क्विंटल गेहूं ले रहे थे, आजकल 25 क्विंटल तक ले रहे हैं। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है, इसको महत्वपूर्ण उपलब्धि इसलिए भी कहेंगे क्योंकि भूमि स्थिर है और भूमि को आप बढ़ा नहीं सकते हैं कि भाई हमारी कम पड़ गई, बोले सामने वाले घर में घुस जाओ वहां से कवर कर लो, ऐसा नहीं है। क्या हो गया भाई, भूमि स्थिर है, आपको उत्पादन तो बढ़ाना पड़ेगा, तो उत्पादन बढ़ाना अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव बढ़ा है। जो नई कृषि की तकनीकी आई हैं इनसे बड़ा दबाव बढ़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। आपको पूंजी बहुत लगानी पड़ेगी तभी आप उत्पादन यहां पर कर पाएंगे ज्यादा। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी का निर्माण कर लेंगे, लेकिन छोटे किसान की स्थिति खराब हो जाएगी, पूंजी नहीं बना पाएगा ना। छोटे किसान के लिए भारत में आप देखें छोटे किसानों की संख्या 80% है और पूंजी की व्यवस्था करना उनके लिए बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि उनके पास जो जमीन है उसका आकार भी कम है, इस कारण से उनका उत्पादन भी कम होता है। उत्पादन कम होगा तो अपना खर्चा काटने के बाद, क्योंकि खर्चा तो सबको बराबर लगेगा, छोटे किसान बड़े किसान, खाने पीने का खर्चा तो लगभग बराबर है, तो इनके पास अधिशेष कम बचेगा। अधिशेष कम बचेगा तो ये क्या कर पाएंगे, उसको फिर उतना कम बेच पाएंगे। कम बेचेंगे तो कम पैसा मिलेगा, कम पैसा मिलेगा तो फिर इनके पास अतिरिक्त पूंजी नहीं बच पाएगी। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण भी अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अतिरिक्त मजदूरी भी करनी पड़ती है, अतिरिक्त काम करना पड़ता है, जैसे कृषक मजदूर बन जाना या कोई और काम करना। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है। उत्पादन के 3 कारक देखे थे, भूमि, श्रम और पूंजी। इसमें श्रम सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है, लेकिन दुर्भाग्य बस ऐसा नहीं है। चूंकि ये मशीनें आ गई हैं तो इतनी आवश्यकता आपको पड़ती नहीं है कि आप आसानी से इनका उपयोग कर पाएं। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। देखिए खेती में सीमित कैसा है कि जब बुवाई होगी तब श्रमिक लगेगा, जब कटाई होगी तब लगेगा, बीच में थोड़ी बहुत लगेगा, तो लगातार मजदूरी की आवश्यकता नहीं होती है। मशीनें जाने से जो मजदूरी होती थी वो भी कम हो गई है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो श्रमिक नई खेती में क्या है कि भाई पैदावार बढ़ रहा है तो श्रमिक ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन मशीनें जाने से ये उल्टा हो गया कि भाई श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ने लगी है, तुलनात्मक तरीके से कम पड़ने लगी है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है और श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गाँव में, शहरों में, कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया, डेयरी खोल ली, कोई दुकान खोल ली, सिलाई का काम कर लिया, कुछ और काम कर लिया, ऐसे कर रहे हैं। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि करते हैं, मतलब कृषि के अलावा कोई और काम करते हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत कम होती है, किसी में देखें संख्या आपको कम देखने को मिलेगी। हम ये चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि के जो कार्यक्रम है या गैर कृषि क्रियाएं हैं उनमें वृद्धि हो। ऐसा क्यों? इससे क्या होगा कि उनकी अतिरिक्त आय होगी और भूमि पर से भार घटेगा, कृषि पर से भार घटेगा। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है, लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य कर सकते हैं। सिलाई का काम कर लो, मशीन लगना है, गट्टक लगनी है, धागे की जो वो आती है बंडल, बस काम करो, कैंची लगनी, काटो, सिलो, आप कुछ भी काम कर ले, कई सारे छोटे काम है। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी बचत का प्रयोग करके कर सकते हैं, है ना, या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो ताकि बिना किसी बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें, अपने जीवन स्तर को अच्छा कर सकें।
गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुओं और सेवाएं बेची जा सकें। आसानी से आपने कोई बनाया, आपने मान लीजिए कि आप सिलाई मशीन करते हैं, चटाई बनाते हैं, आप कोई कपड़े बनाते हैं, थैले बनाते हैं, तो आसानी से बाजार उपलब्ध हो, बिक जाए। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध होते हैं। जैसे जैसे ज्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़क और परिवहन, टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन की क्रियाओं के अवसर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, क्रियाएं भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो गैर कृषि क्यों आवश्यक है? क्योंकि कृषि के लिए जो भूमि है वो निश्चित है, गैर कृषि क्रियाओं में भूमि कम लगेगी। कम के साथ इस क्रिया से मतलब अगर मान लीजिए आप खेती भी कर रहे हो और साथ में आपने ये करना भी स्टार्ट कर दिया गैर कृषि कार्य, तो आपकी आय बढ़ेगी, आपके परिवार का और आपका जीवन स्तर अच्छा होगा, आपकी आय अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि लोग इस प्रकार के काम भी करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। आपको हमारे वीडियोस मिलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। आप हमारी वेबसाइट का भी उपयोग कर सकते हैं, आप हमारे एप्लीकेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि वीडियो आपको यूट्यूब, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मिलेंगे, 100% फ्री होंगे। आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, ना तो कुछ खरीदना है, ना खरीदने के लिए कोई कूपन आपको लगाना है। हमारे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज चलते हैं जिसमें आप टॉप कोर्सेज पर बात करेंगे, जैसे सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपका हिंदी मीडियम है, ऐसे इंग्लिश मीडियम वालों का भी है। एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, आईआईटी, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन, बैंक, इंश्योरेंस, एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी, जेट के बहुत सारे कोर्स हैं और बिल्कुल निःशुल्क हैं, एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। सिंपली सर्च करें मैग्नेट ब्रेन और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं यहां आसानी से। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम है ना, हर एक स्टेट बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो, सब कुछ आपको बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। तो आपको वीडियो कैसे मिलेंगे? तो आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट कर आप हमें भी बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। धन्यवाद।